जब एकांशी सूप को गर्म कर लेने के बाद वापस रूम में जाने लगती है, तभी उसे कुछ ख्याल आता है और वो किचन में ही ड्रॉर्स को खोलकर उनमें कुछ ढूंढने लगती है। लेकिन उसे वहाँ वो चीज नहीं मिलती, जिससे वो भागते हुए लिविंग रूम आ जाती है और वहाँ के ड्रॉर्स को खोलकर उसमें देखने लगती है। जल्दी ही उसे एक फर्स्ट एड बॉक्स दिख जाता है और वो उसे उठाकर उसमें से एक सिरिंज को निकाल लेती है। सिरिंज को लेने के बाद वो उसका नीडल निकालकर वही टेबल पर रख देती है और उस सिरिंज को अपने हाथ में लिए हुए वापस किचन में चली जाती है। वॉश बेसिन में उस सिरिंज को अच्छे से धो लेने के बाद एकांशी उस सूप के बाउल को उठाती है और उसे लेकर अयांश के पास चली जाती है। अयांश के बेड के करीब पहुंचकर वो आहिस्ते से बेड पर चढ़ जाती है और अयांश के सिर के करीब बैठकर उसके सिर को हौले से उठाकर अपने गोद में रख लेती है। उसके पीले पड़ चुके चेहरे को गौर से देखते हुए उसे अचानक से अयांश का बेरुखी से उससे बात करना याद आने लगता है। लेकिन उसके पास इस वक्त अयांश का ख्याल रखने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो इस वक्त अयांश के इतने करीब थी कि उसके सीने की धड़कनें तक आसानी से सुन सकती थी। उसने बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को संभाला और अपने हाथों को उठाकर उस सिरिंज में सूप को भर लिया। सूप को उस सिरिंज में भर लेने के बाद उसने सावधानी से अयांश के गालों को थोड़ा दबाया। जब उसका मुंह हल्का खुल गया तब एकांशी ने बिना कोई जल्दबाजी किए उस सूप को सिरिंज के द्वारा उसके मुंह में डाल दिया। अयांश को सिरिंज से सूप को पिलाने में एकांशी को लगभग आधा घंटा का वक्त लग गया। लेकिन जब उसने आखिरकार उस सूप को खत्म कर दिया तब एकांशी के लिए उसे बुखार की मेडिसिन खिलाना एक बड़ा चैलेंज बन गया। वो अभी अयांश के चेहरे को देखकर उसके भाव को समझ ही रही थी कि तभी उसे एक और ख्याल आया और वो अयांश के सिर को अपने गोद से उठाकर बेड पर रखते हुए नीचे उतर आई। उसने डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन उठा ली और उसे पास में रखे एक बोतल से अच्छी तरह पीस कर पाउडर बना लिया। उसने उस मेडिसिन के पाउडर में थोड़ा पानी मिलाया और उसे वापस सिरिंज में भरकर उसके मुंह में थोड़ा थोड़ा कर डालने लगी। जब उसने उस दवा को पूरी तरह उसके मुंह में डाल दिया तब उसने उसे थोड़ा पानी भी पिला दिया ताकि उसके मुंह में कड़वी दवा का स्वाद बाकी ना रहे और वो चैन से सो सके। जब वो अयांश को सूप और दवा खिलाकर वापस बेड पर बैठी, उसके सामने अयांश अब भी सोया हुआ ही था। बुखार की वजह से अयांश का चेहरा बिल्कुल उखड़ा हुआ सा नजर आ रहा था। उसके होठों पर सफेदी आ गई थी। इन सब के बावजूद भी वो देखने में उसे आज भी उतना ही खूबसूरत नजर आ रहा था जितना कि एकांशी ने हमेशा से उसे देखा था। ना चाहते हुए भी एकांशी उसके चेहरे को देखते हुए उसमें खोने लगी। वो अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन वो खुद को नहीं रोक पाई और अपने घुटनों के बल चलते हुए उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई। बिना कुछ सोचे समझे ही उसने अपने सिर को थोड़ा झुका लिया और उसके होयांश के करीथों पर अपने होठों के स्पर्श हो रखने लगी। लेकिन जल्द ही अयांश की कई सारी बातें उसके दिमाग में जैसे कोई झटका सा दे गई। उसने अपने सिर को उठा लिया और वहाँ से जाने के लिए मुड़ने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सोच रही थी कि क्यों वो खुद को उससे दूर नहीं रख पाती, जबकि वो अच्छी तरह उसे बता चुका था कि वो उससे कभी प्यार नहीं करेगा। वो उसे सिर्फ एक कैरेक्टरलेस लड़की ही तो समझता था। सोचते हुए एकांशी की आंखें नम हो गई और वो बेड से उतरकर सोफे तक चली गई। उसने सोफे पर सिर टिकाकर सोने की बहुत कोशिश की लेकिन ना जाने क्यों उसे नींद नहीं आई। 3 बजे के आसपास वो सोफे से उठी और अयांश के करीब पहुंच उसने उसके माथे को छूकर बुखार की स्थिति को चेक किया। दवाई देने से उसका बुखार उतर चुका था लेकिन उसका माथा अभी भी थोड़ा बहुत गर्म लग रहा था। लेकिन अब वो पहली की तरह बुखार में तप नहीं रहा था। उसके माथे पर हाथ रखते ही अयांश को जैसे कुछ फील हो गया और उसने बंद आंखों के पलकों को थोड़ा हिला दिया, जिस पर एकांशी थोड़ा डर गई और अपने हाथ को झट से पीछे खींच लिए। वो जानती थी कि बुखार कम होते ही अयांश को होश आ जाएगा और उसे यहाँ देख वो पक्का उस पर चिल्लाना शुरू कर देगा, जिसे सोचकर एकांशी एक पल के लिए कांप सी गई और अपने कदम पीछे लेने लगी।
वो मुड़कर वहाँ से जाने ही वाली थी कि अयांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपना पूरा जोर लगाते हुए उसे खींचकर अपने ऊपर ले आया। अयांश का हाथ पकड़ना, खींचना और एकांशी का गिरना सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि एकांशी को रिएक्ट करने तक का वक्त भी नहीं मिला और उसका चेहरा अयांश के चेहरे के बिल्कुल करीब पहुंच गया। अयांश की आंखें अभी भी बंद थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं जानता था कि उसके इतने बुरे समय में एकांशी उसके साथ थी, उसका ख्याल रख रही थी। इधर एकांशी डर रही थी कि अयांश अपनी नींद से पूरी तरह जाग गया तो एक बार फिर उसे कड़वी बातें सुनने मिलेगी और अयांश उसे फिर से हर एक चीज के लिए ब्लेम करना शुरू कर देगा, जिससे उसने अयांश से अलग होने के लिए अपने हाथों को बेड पर टिका दिया और उठने की कोशिश करने लगी। तभी उसने महसूस किया कि अयांश ने उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया है। अगले ही पल उसने अपने सिर पर एक तेज दबाव महसूस किया, जिसके कुछ ही सेकंड के बाद वो खुद के होठों को अयांश के होठों से छूता हुआ महसूस करने लगी। इससे पहले कि एकांशी कोई रिएक्शन दे पाती, उसने महसूस किया कि अयांश अब उसके होठों को अपने होठों से दबा रहा था। एकांशी की सांसें तेज होने लगी। उसे एहसास हो रहा था कि अयांश ने उसके होठों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था और इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, अयांश ने उसके सिर से अपना हाथ हटा दिया और धीरे धीरे उसके कमर में अपने हाथ को फंसाने लगा। कुछ सेकंड्स के बाद एकांशी भी खुद को काबू में ना रख पाई और उसने भी अयांश के किस में साथ देना शुरू कर दिया। दोनों के होंठ अब डीप किस कर रहे थे। अयांश के हाथ को अपने शरीर पर महसूस करते हुए एकांशी उसके अगले प्रतिक्रिया के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे याद आता है कि कैसे पिछली इंटीमेसी के बाद अयांश ने उसकी कीमत लगाई थी, जैसे वो कोई खेलने वाली चीज हो और वो उससे खेलने के बाद उसकी कीमत लगा रहा हो। ऐसा याद आते ही उसने अपने होठों को खींचते हुए अयांश से अलग कर लिया और उसके सुंदर से चेहरे की तरफ देखने लगी। वो अभी भी सोया हुआ था। उसे देखकर एकांशी को ऐसा लगा जैसे वो ये सब कुछ सपने में कर रहा था। इससे पहले कि वो उसे खुद से अलग कर पाती, अयांश ने उसे अपनी बाहों में कसे हुए ही खुद के ऊपर से उतारकर उसे बेड पर लिटा दिया। उसने अभी भी उसके कमर को पकड़ रखा था और अपने होठों को हल्की हरकत में लाकर बड़ी ही अधीरता के साथ कहा, डोंट गो। वही एकांशी का चेहरा अब अयांश के सीने में धंस चुका था और वो उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन काफी देर के बाद भी जब अयांश ने उसे अपनी बाहों से आजाद नहीं किया तो उसने अपने आप को अयांश के साथ यूं ही आजाद छोड़ दिया। हालांकि अयांश का इरादा वो साफ समझ रही थी कि वो उसके साथ कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने वाला था। शायद यही वजह भी थी कि वो खुद को उसकी बाहों में छोड़ चुकी थी। लगभग 24 घंटे से बुखार में जलने की वजह से अयांश इतना परेशान हो चुका था कि वो बस एकांशी को अपनी बाहों में लेकर सुकून की तलाश कर रहा था। अयांश के हाथों को अपने कमर सहित पीठ पर महसूस करते हुए एकांशी अब स्थिर हो चुकी थी और अपने सिर को उसके सीने से अलग कर अब उसके चेहरे पर देखने लगी थी। कुछ पलों तक उसके सुंदर से चेहरे की तरफ देखते हुए उसने धीरे से अपना हाथ उठा लिया और उसके चेहरे को छूते हुए कहने लगी, पहली बार इतनी नजदीकी से आपको अपने करीब होश में देख रही हूँ अयांश। ना जाने क्यों लेकिन चाह कर भी दूर नहीं हो पाती मैं आपसे। आपकी आंखों में नफरत नजर आती है मुझे और कभी कभी आपकी आंखें ऐसी हो जाती है जैसे ना जाने कितनी मोहब्बत को छुपा कर दर्द बना लिया हो। मैं चाह कर भी नफरत नहीं कर पाती आपसे। क्या एकांशी का इस तरह अयांश की देखभाल करना अयांश के दिल में जगाएगा प्यार? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अयांश के हाथों को अपने कमर सहित पीठ पर महसूस करते हुए एकांशी अब स्थिर हो चुकी थी और अपने सिर को उसके सीने से अलग कर अब उसके चेहरे पर देखने लगी थी। कुछ पलों तक उसके सुंदर से चेहरे की तरफ देखते हुए उसने धीरे से अपना हाथ उठा लिया और उसके चेहरे को छूते हुए कहने लगी, पहली बार इतनी नजदीकी से आपको अपने करीब होश में देख रही हूँ अयांश।
ना जाने क्यों लेकिन चाह कर भी दूर नहीं हो पाती मैं आपसे। आपकी आंखों में नफरत नजर आती है मुझे, और कभी कभी आपकी आंखें ऐसी हो जाती है जैसे ना जाने कितनी मोहब्बत को छुपाकर दर्द बना लिया हो। मैं चाह कर भी नफरत नहीं कर पाती आपसे। कहने के कुछ पलों तक वो खामोश हो गई। वो समझती थी कि वो ये सब खुद नहीं कर रहा था, बल्कि उसके बुखार ने उसे ये सब कुछ करने पर बाध्य कर दिया था। जिन बाहों में वो सुकून ढूंढ रही है, वो असल में उस बुखार की थकावट थी। सब कुछ जानते हुए भी अचानक एकांशी ने अपने दिमाग से सारे बुरे ख्यालों को बाहर कर दिया और अपने होठों को अयांश के होठों पर रख दिया। पता नहीं क्यों लेकिन वो नहीं चाहती थी कि अयांश उसे अपनी बाहों से कभी आजाद भी करे। वो बस उसके आज के प्यार को महसूस करना चाहती थी। इधर उसके किस करते ही अयांश ने भी उसे अपनी बाहों में जोर से कसा और गहराई से उसके कोमल होठों को चूमने लगा। वो बेहोशी के हालत में भी एकांशी के होठों पर काफी एग्रेसिव था, जैसे वो बस उसके होठों को काट ही लेगा। किस करते रहने के कुछ ही पलों बाद एकांशी को एहसास हुआ कि अयांश उसके होठों को छोड़ अब उसके बदन पर उतरने लगा है और उसके ड्रेस के बटन को खोलने की कोशिश भी कर रहा है, जिस पर एकांशी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया और स्थिरता से उसके आगे के एक्शन का इंतजार करने लगी। जब अयांश उसके कपड़ों के बटन को नहीं खोल पाया तो एकांशी कहीं ना कहीं समझ गई कि वो इस हालत में बिल्कुल भी नहीं था कि आगे कुछ भी कर सके, जिससे उसने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे खुद के शरीर से दूर करते हुए दबी से आवाज में कहा, आप आराम कीजिए अयांश, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसके इतना कहने पर ही अयांश बिल्कुल शांत हो गया और उसकी तेज हो चुकी सांसें भी अब धीरे धीरे स्थिरता को प्राप्त करते हुए गहरी होने लगी। उसकी सांसों की आवाज से एकांशी समझ गई कि अयांश एक बार फिर गहरी नींद में चला गया है। उसके सो जाने के बाद एकांशी ने भी उसे टाइटली पकड़ लिया और उसके सीने में खुद को समेटे हुए आंखों को बंद कर लिया। जब वो सोने लगी तो उसने अपने मन में कई बार इस बात को दोहराया कि वो बस आधे घंटे में ही उठकर इस मेंशन से चली जाएगी, ताकि उसके यहाँ रात भर होने का अंदाजा अयांश को ना लगे। लेकिन रात भर ना सोने और दिन भर के ऑफिस के कामों और उसके ऊपर से अयांश के तबीयत के तनाव से वो इतना थक चुकी थी कि वो भी अयांश के शरीर से मिलती गर्माहट को महसूस करते हुए गहरी नींद में चली गई। लेकिन अभी वो 3 घंटे ही सो पाई थी कि तभी उसने अपने पास एक तेज आवाज सुनी और उसकी नींद खुल गई। आंखें खोलते ही उसने देखा कि अयांश बेड पर बिल्कुल सीधा बैठा हुआ है। उसकी आंखों में एक अजीब डरावने वाला मंजर दिखाई पड़ रहा था, जिसे देख एकांशी पहले तो कुछ भी समझ नहीं पाई, लेकिन जल्दी ही उसे याद आया कि वो इस वक्त तक अयांश के बेड पर थी और शायद यही वजह थी कि अयांश इस कदर गुस्से में नजर आ रहा था। सोने से पहले उसने सोचा था कि वो कुछ देर और यहाँ रुकेगी। जब अंधेरा छट जाएगा और सूरज की किरण चारों तरफ फैलने लगेगी तो अयांश के उठने से पहले ही वो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो सोती रह गई थी और अब अयांश उठ चुका था। इसका मतलब ये साफ था कि अब उसे एक बार फिर अयांश की कड़वी बातें सुनने को मिलेगी। यही सोचते हुए उनसे अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाने की कोशिश की, लेकिन उसे जल्दी ही याद आया कि अयांश ने कल रात उसके ड्रेस के कुछ बटन को खोल दिया था, जिससे उसने वापस खुद को कंबल से ढक लिया और मासूमियत भरी आंखों से अयांश को देखने लगी, जिस पर अयांश अपने बेड से उतर गया और अपने खुले हुए शर्ट के बटन को लगाते हुए खिड़की की तरफ देखने लगा। अयांश को दूसरी तरफ देखता देख एकांशी ने जल्दी से अपने ड्रेस को ठीक कर लिया और बेड से उतरकर अयांश को समझाते हुए कहा, अयांश आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ था कल रात हमारे बीच। अभी वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी अयांश उसकी तरफ बढ़ने लगा और चलते हुए बिल्कुल उसके करीब खड़ा हो गया। उसने बिना समय गवाए एकांशी की कलाई पकड़ी और थोड़ी कमजोर सी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आई थी और पिछली रात को तुमने मेरे साथ क्या किया? सवाल पूछते ही उसे याद आया कि बीते कल वो ऑफिस में ही बेहोश हो गया था।
जिसके बाद राघव उसे हॉस्पिटल ले गया था। हॉस्पिटल में जब उसकी आँख खुली तो वो राघव पर गुस्सा दिखाते हुए यहाँ अपने डैड के मेंशन चला आया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बीमारी में उसके साथ कोई भी हो। फिर एकांशी यहाँ तक कैसे आई थी? क्या वो मुझ पर एहसान जताने आई थी या मेरे बेहोशी का फायदा उठाने? ऐसा सोचते हुए उसने अपने सिर को तेजी से झटका और एकांशी की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? तुम्हें किसने परमिशन दिया यहाँ आने के लिए? और तुम ऐसी हालत में क्यों थी? क्या हुआ था कल रात को? मेरे शर्ट के बटन क्यों खुले हुए थे? तुम मेरी बाहों में क्यों थी? जब अयांश ने अपने सवाल को खत्म किया तो अनायास ही उसकी नजर एकांशी के ड्रेस पर गई, जिसके ऊपर के 2 बटन अभी भी खुले हुए थे। उसके गोरे से जिस्म पर थोड़े खरोच नजर आ रहे थे, जिसे देख अयांश को ऐसा लगा जैसे कल रात उनके बीच वो सब कुछ हुआ जो वो होश में रहते कभी भी नहीं करता। 2.5 महीने पहले एकांशी ने ऐसे ही उसे पिल्स देकर उसके साथ रात बिताई थी और कल रात जब वो बीमार था तो भी उसने ऐसा ही किया था। सोचते हुए अयांश ने एकांशी की कलाई को मजबूती से कस दिया, जिससे एकांशी को अपने कलाई में ऐसा डर महसूस हुआ जैसे उसकी कलाई अब बस टूट ही जाएगी। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अयांश से उसे छोड़ने का आग्रह किया। छोड़िए मुझे अयांश। So last night you provoked me again, अयांश ने गुस्से से कहा। अयांश की बात सुनते हुए एकांशी को समझ आ गया कि वो उसे एक बार फिर गलत समझ रहा है, जिसकी वजह से एकांशी ने उसके अगले सवाल का इंतजार भी नहीं किया और खुद को हिम्मत दिलाते हुए उसे समझाना चाहा, मैं यहाँ बस आपकी तबीयत देखने आई थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे अंदाजा हुआ कि आप बुखार से बुरी तरह जल रहे थे, जिसकी वजह से मैं वापस नहीं जा पाई और बस आपका ख्याल रखा। मैं आपको किसी तरह से नहीं। इतना कहते हुए एकांशी रुक गई और अयांश के गुस्से से भरी आंखों को देखने लगी। कहीं ना कहीं वो समझ चुकी थी कि वो कितना भी सफाई दे ले, अयांश उसका यकीन नहीं करेगा, और यकीन करे भी क्यों, उसके होठों पर अभी भी एकांशी के लिपस्टिक के मार्क थे। उसके लिपस्टिक के टेस्ट से वो भी अब तक समझ गया था कि एकांशी ने उसे कल रात किस जरूर किया था। अपनी शर्ट के बटन एकांशी के शरीर पर खरोच के निशान से अयांश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना इजाजत मेरे करीब आने की? इतनी ही डेस्परेट हो रही थी तो मेरे ठीक होने का इंतजार कर लेती, या फिर तुमसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था? एकांशी का चेहरा उसकी बातों से शर्मिंदगी में गड़ा जा रहा था। उसकी बातें उसे बिल्कुल भी सहनीय नहीं लग रही थी। वो उसके करीब नहीं गई थी। इनफैक्ट उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जिसे लेकर अयांश उसे इतनी बातें सुना रहा था। अचानक से उसे गुस्सा आ गया और उसने अयांश को पीछे धकेलते हुए खुद को उसकी पकड़ से आजाद करा लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कभी भी किसी पर इतना गुस्सा महसूस नहीं किया था, लेकिन अयांश पर आज उसे हद से ज्यादा गुस्सा आया था। वो सोच रही थी कि अयांश उसे एक ऐसी औरत समझता है जो सिर्फ मर्दों के साथ सोना चाहती थी, लेकिन अगर वो अयांश के करीब थी भी तो इसमें इतना रिएक्ट करने वाली क्या बात हो गई थी? वो उसके पत्नी थी और अयांश पर उसका पूरा हक था। इतना सोचते हुए वो अपने गुस्से को बाहर निकालते हुए बोली, आप मुझे क्या समझते हैं? अगर मैं आपके अंदाज में बातें करना शुरू कर दूं तो आपको अपने किरदार पर शर्म आने लगेगी। हर बार एक ही बात कि मैंने आपका फायदा उठाया। अगर मैं आ भी गई आपके करीब तो क्या? पत्नी हूँ मैं आपकी और आप पर मेरा पूरा हक है। आप भले ही मुझे वो हक दे या ना दे, मैं उसे लेकर रहूंगी। इतना सुनने के बाद अयांश का दिमाग जैसे घूमने लगा। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा एकदम साफ झलक रहा था। वो गुस्से में एक बार फिर आगे बढ़ा और एकांशी का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए बेड पर धकेल दिया। क्या एकांशी का गुस्सा बढ़ा देगा इन दोनों के बीच और दूरियां? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। एकांशी को बेड पर धकेलते हुए अयांश ने उसके गर्दन को तेजी से पकड़ लिया और फिर अपनी गुस्से से भरी आंखों से उसे बड़ी ही गंभीरता के साथ देखने लगा। उसके गले पर अपने हाथ के दबाव को बनाते हुए
उसने बड़ी ही बेरहमी से कहा, हक चाहिए तुम्हें मेरे सामने खड़ी होकर अपनी भोली से सूरत का इस्तेमाल कर मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो, पत्नी बनना चाहती हो ना? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पत्नी होना कैसा होता है। अयांश का नेचर हमेशा से एकांशी के साथ ऐसा ही होता था। ऐसा कुछ भी करने से पहले वो इस कदर शांत होता कि एकांशी को पता भी नहीं चलता कि अगले ही पल उसे बेहिसाब दर्द को बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो अयांश के दबाव को अपने गले पर आसानी से महसूस कर पा रही थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके हाथ अयांश की पकड़ को छुड़ाने के लिए लगातार स्ट्रगल कर रहे थे। वो अयांश के गुस्से से भरी आवाज को सुन डरने लगी थी। अयांश अपनी बातों को खत्म कर अब बस एकांशी के आंखों में ही देखे जा रहा था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। उसने अपने दांत पीसते हुए हल्की आवाज में गुर्राते हुए फिर कहा, कौन कहेगा तुम्हें देखकर कि तुम इतनी मास्टरमाइंड हो सकती हो, लोगों के साथ सोने का इतना अच्छा प्लान बना सकती हो। जब मैं घर नहीं लौटा तो तुम ही मेरे पास चली आई, यहाँ तक कि मेरी बीमारी में होने तक का फायदा उठाया। इतना कहते कहते अयांश रुक गया। उसने अपने शरीर में फिर से कमजोरी महसूस करना शुरू कर दिया। उसका सिर एक पल के लिए नीचे झुका, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया और अपनी आवाज को थोड़ा भारी कर गुस्से से हांफते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ रात बितानी ही थी तो सीधे से मेरे पास कॉल क्यों नहीं कर दिया? मैं तुम्हें मना तो नहीं करता, आखिर पहले भी तो तुम मेरे साथ सो चुकी हो, अपनी बॉडी को मेरे साथ शेयर कर चुकी हो, फिर अभी भी तुम मेरे साथ सोने के लिए अवसर क्यों ढूंढती हो? क्या ये सब कुछ करना तुम्हें इसी तरह से अच्छा लगता है? एकांशी जो असलियत में अयांश के प्यार को पाना चाहती थी और उसी प्यार और चिंता की वजह से यहाँ खींची चली आई थी, वो अयांश की इतनी गिरी हुई बातों को सुनकर सोचने पर मजबूर हो गई थी कि उसका यहाँ आकर अयांश की देख रेख करने का फैसला सही था या गलत। सोचते रहने के 2 पलों के बाद ही उसने इस बात पर खुद को संभाला कि उसका यहाँ आने का फैसला बिल्कुल भी सही नहीं था। कल रात की चिंता में वो भले ही ये भूल गई थी कि अयांश पहले से ही उसके साथ कैसा सुलूक करता आया था, लेकिन इस वक्त उसे सब कुछ याद आ गया कि वो हमेशा से उसे एक गिरी हुई लड़की ही समझता था। इधर अयांश उसके शांत पड़े चेहरे को देखकर और भी ज्यादा गुस्से में जलने लगा। उसने अपने हाथ को उसके गर्दन से हटा लिया और अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर अपने बॉडी में पहने हुए शर्ट के बटन को एक एक कर खोलने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब तरह की गुस्से से भरी रेखाएं नजर आ रही थी, जिसे देखते हुए एकांशी समझ गई कि अयांश की आगे की प्रतिक्रिया उसके लिए दर्दनाक होने वाली थी, जिसकी वजह से उसने अपने बंद होठों में हरकत लाते हुए अयांश से कहा, मैं कभी भी ये सब नहीं करना चाहती। आप मुझे गलत समझते हैं अयांश, मैं तो आपसे। इतना कहते हुए एकांशी को लगा जैसे उसके सारे अल्फाज किसी ने उससे छीन लिए हो। वो अभी अभी बस कहने ही जा रही थी कि मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसने अपने प्यार को जताने के लिए खुद को रोक लिया था। वो सोचने लगी थी अगर उसने अपने प्यार के बारे में अयांश को बताया और उसने उसके प्यार को भी एक झूठ और धोखे की तरह लिया तो उसे इस चीज से बेहद ठेस पहुंचेगी। उनके इस छोटे से रिश्ते में एक यही चीज तो थी जो एकांशी के दिल में उम्मीद की लौ जलाए हुए थी। वो उसे ऐसे वक्त में अपने प्यार के बारे में नहीं बताना चाहती थी जिसमें अयांश उसके प्यार को भी गाली दे दे। अयांश ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि एकांशी अचानक से कुछ कहेगी, क्योंकि जब भी वो उस पर चिल्लाता या गुस्सा करता तो वो खामोश हो जाया करती थी। इसी वजह से उसने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे पूरी तरह से अनसुना करते हुए खुद अपनी बात कहना जारी रखा, बिना उसकी बात की गहराई को समझे। ऐसा नहीं चाहती थी ये बनावटी बात तुम किसी और से कहो जो तुम्हारी सच्चाई नहीं जानता हो तो ही वो इस पर यकीन करेगा, लेकिन मैं तो तुम्हें अच्छे से जान गया हूँ। इतना कहते हुए वो कुछ पलों तक शांत हो गया। उसकी आवाज इतनी ठंडी और कर्कश थी कि एकांशी को अपने दिल के हर कोने तक महसूस हुई थी। उसने अभी कुछ रिएक्ट भी नहीं किया था कि तभी अयांश उसके होठों की तरफ बढ़ गया और उसके दोनों हाथों को बेड पर दबाते हुए उसे गहराई से चूमने लगा।
अयांश हमेशा से एकांशी के साथ ऐसी सिचुएशन में जेंटल रहा था, लेकिन आज वो असाधारण तरीके से आक्रामक लग रहा था। इससे पहले जब वो उसके साथ इंटीमेट हुआ था, तब उसने उसे चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा था। ठीक पहले की तरह ही आज भी वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसका गुस्सा, उसका फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया था कि वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने शांत रहने की अपनी भरपूर कोशिश की, लेकिन वो कठोर ही बना रहा और लगातार उसके होठों पर किस करना जारी रखा। एकांशी, जो कि अयांश के दबाव को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, उसका शरीर कांपने लगा। वो अयांश के किस करने के अंदाज से ही घबरा गई थी, लेकिन फिर भी वो खुद को उससे छुड़ा नहीं पाई, क्योंकि अयांश ने उसे अपने नीचे दबा रखा था। उसके हाथों को बेड पर ही जकड़े हुए था। वो उसे छूटने का एक मौका भी नहीं दे रहा था और अब धीरे धीरे उसके दोनों हाथों को छोड़ते हुए अपने हाथ से उसके ड्रेस को खींचने लगा था। जब एकांशी ने अपने हाथ से अयांश की पकड़ छूटते हुए पाया, तो उसने जल्दबाजी में अयांश को धक्का देकर दूर हटने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन उसके पहले धक्के से अयांश दूर जा पाता। उसने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर एक हाथ से जकड़ लिया। अब एकांशी बिना कोई रिएक्शन दिए सिर्फ अयांश के छुवन को महसूस कर सकती थी। एक बार जब दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया, तो अयांश उसके सामने नहीं रुकना चाहता था, जिससे वो उठा और उसने एकांशी के ऊपर ब्लैंकेट को बिना किसी इमोशन के साथ फेंक दिया और खुद लंबे लंबे कदमों से चलते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। इधर दूसरी तरफ नैनिका पूरे 2 महीने के लिए अपने सभी कामों को पेंडिंग में ही छोड़कर इंडिया से लंदन आ चुकी थी। चूंकि उसकी फ्लाइट लंदन के वक्त के हिसाब से रात के 1 बजे लैंड हुई थी, तो वो एयरपोर्ट से निकलकर अपने डैड के द्वारा भेजी हुई कार में बैठ गई। कुछ आधे घंटे में ही वो अपने डैड के आलीशान अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने खड़ी थी। ना जाने क्यों, लेकिन वो कभी भी अपने डैड के घर नहीं आना चाहती थी। बचपन में जब वो मात्र 5 साल की थी, तभी उसके डैड ने उसकी मॉम को तलाक दे दिया था और उन्हें छोड़कर अपने ऑफिस के एक कलीग के साथ इंडिया से लंदन चले आए थे। हालांकि उन्होंने कभी भी उसकी मॉम या उसे पैसों की तंगी नहीं होने दी थी, लेकिन बड़ी हो जाने और अच्छी एजुकेशन ले लेने के बाद नैनिका ने खुद ही उन्हें पैसे देने से मना कर दिया था। ना ही उसने कभी उनसे अपने बिजनेस को लेकर कोई सपोर्ट मांगा था और ना ही अपनी मॉम के किसी तरह के इलाज में ही पैसों की हेल्प करने को कहा था। वो काबिल थी और मेहनती भी, और इन सब में वो सबसे ज्यादा जिद्दी थी, जिसकी वजह से आज वो मार्केट की सभी कंपनियों को टक्कर देने के काबिल हो पाई थी। क्या अयांश का ये रूप बढ़ा देगा दोनों के बीच में दूरियां? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। कुछ ही पलों में अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोच लेने के बाद नैनिका अपार्टमेंट में जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, उसने देखा उसकी सौतेली बहन इतनी रात हो जाने के बाद भी मिनी ड्रेस पहने नशे में धुत एक कार से उतर रही थी। उसे देखते हुए नैनिका रुकी। उसने अपनी आंखों को कार के ड्राइविंग सीट पर बैठे मनवीर पर ही टिका दिया। कुछ 2 पलों में हो उसकी आंखें आंसुओं से पूरी तरह भर गई। इधर मनवीर की नजर भी अब तक सामने खड़ी नैनिका पर पड़ गई थी। अचानक से ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी विचलित रेखाएं उभरने लगी और उसकी आंखें इस वक्त ऐसी हो गई थी जैसे वो अभी बस कार से निकलकर नैनिका को एक्सप्लेन करने वाला था कि वो उसकी सौतेली बहन के साथ क्यों था, लेकिन जल्दी ही अपना मन बदल लिया और अलीशा को एक अजीब सा लुक देते हुए वहां से चला गया। वहीं अलीशा इतने ज्यादा नशे में थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस ओर चल रही थी। उसे गिरता देख नैनिका ने उसकी ओर हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन जल्दी ही उसे याद आया कि अलीशा उससे कितना चिढ़ती थी। उसे नैनिका का यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हर वक्त उसे बेइज्जत करने या ताना देने के बारे में ही सोचती रहती, लेकिन इन सब में नैनिका भी उससे कम नहीं थी।
वो भी अलीशा के साथ वैसा ही सुलूक करती थी जैसे कि वो उसके साथ। याद आते ही उसने अपने हाथों को पीछे खींचकर पास में खड़े वॉचमैन से कहा, मैडम को अंदर ले आइए। वॉचमैन को ऑर्डर देने के बाद नैनिका ने अपने बैग से रुमाल लेकर अपने आंखों के आंसू को पूरी तरह से सुखा लिया और फिर अपार्टमेंट के अंदर चली गई। चूंकि काफी रात हो गई थी तो उसके डैड अपने कमरे में चले गए थे, जिससे वो भी बिना किसी का इंतजार किए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जब वो यहाँ आती थी तो 1-2 दिन ही रुकती थी, फिर भी उसका एक पर्सनल रूम था जो उसके चले जाने के बाद खाली ही रहता था। जब वो इंडिया से निकली थी तभी यहाँ के एक मेड को कॉल कर रूम को साफ करने बोल दिया था। कमरे में पहुँचने पर नैनिका ने अपने बैग को उसी वक्त अनपैक किया और सारे सामान को निकालकर उसकी सही जगह पर रखते हुए सोचने लगी कि मनवीर अलीशा को क्यों छोड़ने आया था और इतनी रात के इतने नशे में वो दोनों साथ क्यों थे। क्या अलीशा और मनवीर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? ये सारे सवाल उसके दिमाग में आंधी जैसी हलचल पैदा कर गए। उसे याद आने लगा कि जब वो दोनों साथ थे तब मनवीर हर रात उसे अपनी बाहों में लेकर सोता था और सुबह उसे प्यार से चूमते हुए उठा दिया करता था। इतने दिन बीत जाने पर भी उसे ये सब कुछ ऐसे याद था जैसे ये कल परसों ही बात हो। सारे सामानों को सजा लेने के बाद नैनिका ने अपने थकान को दूर करने के लिए गर्म पानी से शावर लिया। उसके बाद आराम से बेड पर लेट गई। कुछ पलों तक बेड पर लेटे रहने के बाद जब उसे नींद नहीं आई तो वो उठी। उसने अपने पैरों को नीचे कर स्लीपर्स को पहना और चलते हुए खिड़की पर खड़ी हो गई। खिड़की पर खड़े होने के बाद जब उसने अपने नजरों को दूर दौड़ाया तो पाया कि अपार्टमेंट से काफी दूर सड़क पर वही कार खड़ी है जिसमें मनवीर अलीशा को छोड़ने आया था। चूंकि कार काफी दूर थी इसलिए नैनिका इसे सुनिश्चित ना कर सकी कि उस कार में मनवीर ही था या कोई और बैठा था। काफी स्ट्रगल से देखते रहने के बाद जब वो पहचान ना सकी तो उसने अपनी खिड़की को बंद कर दिया और अपने रूम में ही रखे कॉफी मशीन में ब्लैक कॉफी बनाने के लिए मुड़ गई। इधर आरोही सुबह उठकर अपने मामा जी के साथ नाश्ता कर रही थी। तभी उसे याद आया कि कल आधी रात को एकांशी ने उसे कॉल कर किसी को बेहोशी में सूप पिलाने का तरीका पूछा था, जिस पर उसने उसे सलाह दिया था कि वो उसे माउथ टू माउथ सूप पिला दे। अपने इस उटपटांग सलाह पर नाश्ता करते हुए ही अचानक उसकी हंसी छूट गई और वो खिलखिला कर हंस पड़ी, जिसे देखते हुए उसके मामा जी ने पूछा, क्या हो गया, आप ऐसे क्यों हंस रहे हो बेटा? अपने मामा जी के सवाल पर आरोही अपनी बात कहने के लिए मुंह खोल ही रही थी कि तभी उसकी मामी जी ने तुनकते हुए कहा, अब माँ बाप तो है नहीं, इसे किस बात की लाज शर्म? बना लिया होगा कोई बॉयफ्रेंड और उसकी के बारे में सोच सोच कर दांत दिखा रही है, और क्या बात होगी। आरोही जानती थी उसकी मामी उसे पसंद नहीं करती और वो हमेशा ही उसे इस तरह का ताना दिया करती, लेकिन अब उसे इन सब की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मामी जी, बॉयफ्रेंड नहीं बॉयफ्रेंड होता है, आप अंग्रेजी मत बोला करिए। क्यों मामा जी, सही कहा ना? तो और का बोले, लौंडा सहेला। आरोही की मामी ने अपने नाश्ते के प्लेट को खाने से भरते हुए कहा, जिस पर आरोही और उसके मामा दोनों हंस पड़े और एक साथ कहा, हाँ लौंडा सहेला ही बोलिए, ये लड़की कभी ना ही सुधरेगी और आप भी इसके है जैसे बने जा रहे हो, आरोही की मामी ने कहा, जिसे सुन आरोही ने घड़ी की तरफ देखा और अपने नाश्ते को आधे में ही छोड़कर उठते हुए खुद से ही कहा, इतना लेट? मामी जी, आपकी वजह से लेट हो गई मैं। अभी मैं चलती हूँ, शाम को लौट कर आपको आगे की ट्यूशन दे दूंगी, तब तक आप उच्चारण करते रहना, बॉयफ्रेंड नहीं बॉयफ्रेंड। इतना कहने के बाद आरोही ने दोनों के पैर छुए और भागते हुए अपने बैग को उठाए तेजी से बाहर निकल गई। इधर अयांश बाथरूम से शावर करके बाहर आया और कपड़े का एक न्यू सेट पहन लिया। अपने सूट को पहन लेने के बाद अयांश ने मिरर की मदद से एकांशी को देखा तो वो अभी भी लेटी हुई थी। हालांकि वो सो नहीं रही थी, वो बिना अपनी पलकों को झपकाए एक तक कमरे में रखे अयांश के गिटार पर ही देख रही थी।
उसे देखते हुए अयांश ने ये नोटिस किया कि बाथरूम जाने से पहले उसने जो ब्लैंकेट उसके ऊपर फेंका था वो अभी भी उसी तरह से अस्त व्यस्त था। एकांशी ने उसे ठीक से खुद के ऊपर नहीं फैलाया था, जिससे उसके शरीर के कंधे और गर्दन के भाग साफ नजर आ रहे थे। उसकी गोरी स्किन पर कहीं 2-3 जगह पर हल्के लाल निशान उभर आए थे, जो कि उसने की कुछ देर पहले उसे दिए थे। शायद दर्द और तकलीफ की वजह से एकांशी अभी भी उठ नहीं पाई थी। उसकी शरीर की कंपन अभी भी कम नहीं हुई थी, हल्का ही सही, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द को सहने वाला एक्सप्रेशन अभी भी मौजूद था। उसकी ऐसी हालत को देख अयांश को महसूस हुआ कि उसने जो कुछ भी किया वो उसे तकलीफ दे रहा था। उस एक पल में उसे ऐसा लगा कि वो जाकर एकांशी को अपनी बाहों में भर ले, लेकिन आखिरकार वो आगे ना बढ़ सका और अपनी सारी उंगलियों को भींचकर मुट्ठी बना ली। उसने अपने सामने मिरर के रिफ्लेक्शन में ही एकांशी के हल्के पीले पड़े चेहरे की तरफ देखा। उसने अपने मुट्ठी को खोल दिया और हाथ को उठाकर एकांशी के चेहरे के रिफ्लेक्शन पर ही रख दिया। धीरे धीरे उसने अपने दिल के दर्द को पूरी तरह से दूर कर दिया और मुड़कर एकांशी की तरफ बढ़ते हुए अपनी आवाज में गुस्से से भरे कर्कशपन को लाते हुए कहा, एकांशी राठौड़, आई थिंक अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि हम कब इंटीमेट होंगे या कब इसे खत्म करेंगे, ये तुम तय नहीं करोगी। लेकिन हाँ, जब भी तुम चाहो मुझे कॉल कर प्लान बना सकती हो। इतना कहते हुए उसने एकांशी को देखा। वो अभी भी उसी गिटार पर देख रही थी। उसके चेहरे पर दर्द के अलावा कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जिसे देखते हुए अयांश ने अपने शब्द बीच में ही रोक दिए। एकांशी की आंखें इस वक्त एकदम नीरस थी, बिना किसी चमक, बिना किसी रंग के। उसके चेहरे को पीलेपन के दर्द से ढके हुए देख अयांश आगे के अपने शब्द को जैसे भूल गया और उदासीनता के साथ उसे छोड़ वहां से जाने के लिए मुड़ गया। एकांशी भी उसके कमरे में ज्यादा देर तक खुद को ना रोक पाई। वहां से जाने के लिए वो आहिस्ते से उठी, लेकिन बेड से नीचे उतरते ही उसके आंखों के आगे 2 पलों के लिए अंधेरा सा छा गया, जिससे वो बेड पर ही बैठ गई और अपने घूमते सिर को स्थिर करने की कोशिश करने लगी। कुछ 10 मिनट के बाद ही उसने अपने कपड़े पहने और अपनी कार की चाबी लेकर कार से जुहू के मेंशन की तरफ बढ़ गई। जब वो ड्राइव करने लगी तब भी उसके शरीर में असहनीय दर्द था, फिर भी उसका ध्यान सिर्फ ड्राइव पर ही था। वो अपने यहाँ आने से लेकर जाने तक के बीच में घटी घटनाओं के बारे में सोचते हुए कब जूही के मेंशन पहुँच गई उसे पता भी नहीं चला। क्या एकांशी का ये दर्द अयांश को पिघला देगा? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। घर तक पहुंचकर एकांशी ने कार को रोका और एक तक अपार्टमेंट को देखने लगी। वर्ली से जुहू आने तक के रास्ते में एकांशी ने सिर्फ अयांश की हरकत के बारे में सोचा था, फिर भी उसका दिमाग उन बुरे ख्यालों से बाहर नहीं आया था। सब कुछ उसके आंखों के आगे साफ था। वो लम्हे जरा भी धुंधले नहीं पड़े थे। इतनी नफरत करता था अयांश उससे कि उसे हर्ट करने पर भी उसने उसे संभालना तक जरूरी नहीं समझा था। यहाँ एक की उसकी कही सारी बातें दिल में चुभने वाली थी। सोचते हुए उसने कार का दरवाजा खोला और उसके 1 सेकंड के बाद ही वो उसमें से निकल आई। उसने कार को लॉक किया और बिना किसी उत्साह के चलते हुए मेंशन के दरवाजे तक बढ़ गई। बेल बजाने के 2 मिनट बाद ही अंजलि ने दरवाजा खोला और सामने एकांशी को खड़ा देख राहत की सांस भरते हुए कहा, मैडम आप आ गई। रात से ही परेशान थी मैंने आपको कॉल करना भी चाहा, लेकिन आपका फोन नंबर ही मेरे। इतना कहते हुए अंजलि ने देखा एकांशी का चेहरा शुष्क, उदासी और थकान से बुरी तरह मुरझा गया था, जिस पर उसने एकांशी के बाह को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहा, आप पहले अंदर आ जाइए। एकांशी को अंदर लिविंग रूम में सोफे पर बैठा लेने के बाद अंजलि भागती हुई गई और अपने हाथ में पानी से भरे एक गिलास को लेकर वापस एकांशी के पास चली आई। मैडम पानी, अंजलि ने एकांशी की ओर गिलास बढ़ाते हुए कहा। नहीं नहीं चाहिए, एकांशी सोफे से उठते हुए बोली और कुछ पलों तक सीढ़ियों को घूरने के बाद फिर कहा,
मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, कुछ देर सोना चाहती हूँ। तुम मुझे कमरे में उठाने मत आना, मैं खुद ही आ जाऊंगी। लेकिन मैडम, अभी तो आपके ऑफिस जाने का वक्त है, अंजलि ने एकांशी को टोकते हुए कहा। मैं ऑफिस नहीं जा रही, कहते हुए एकांशी आगे बढ़ गई और सीढ़ियों पर चलते हुए अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजे को लॉक किया और खुद को शीशे के सामने खड़ी कर देखने लगी। उसके बाल बिखर गए थे, उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं बचा था, उसके कपड़ों पर सिलवटें नजर आ रही थी, उसके एक कान की इयररिंग गायब थी, जिसे देखते रहने के कुछ पलों के बाद उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। लेकिन इस बार उसके आंख से एक भी आंसू छलक नहीं पाया और उसने तुरंत अपनी आस्तीन से आंखों को पोंछ लिया। इधर अयांश ऑफिस पहुंच चुका था और एक तक अपने केबिन के बाहर देखिए पता करने की कोशिश कर रहा था कि हर रोज की तरह आज भी एकांशी वहां से गुजर रही है या नहीं। वो ऑफिस तो आई है ना जाने क्यों, लेकिन उसे एकांशी का पीला पड़ा चेहरा बार बार याद आ रहा था और उसे हर 2 पलों के बाद एक अजीब सा गिल्ट घेरे जा रहा था। वो एकांशी के साथ कठोर नहीं होना चाहता था, लेकिन उस वक्त वो इतने गुस्से में था कि उसे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि उसके उस हरकत से एकांशी को हर्ट हो रहा था। लगभग आधा दिन बीत जाने के बाद उसने महसूस किया कि उसका बुखार वापस आने लगा था, जिससे उसे अपने वर्ली वाले मेंशन जाकर एकांशी को देखने का जैसे बहाना मिल गया। वो राघव और मायरा के हवाले कंपनी के काम को छोड़कर वर्ली वाले मेंशन जाने के लिए नीचे आ गया। उसने कार को स्टार्ट करने से पहले एक गहरी सांस भरी और तेजी से कार को रोड पर भगाने लगा। ऑफिस से अपार्टमेंट आने तक में हमेशा 1 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन आज अयांश अपने दिल की बेचैनी की वजह से मात्र 20 मिनट में ही वहां तक आ गया था। उसने अपने दिल में ये उम्मीद बनाई थी कि शायद वो इस बार गलत था। एकांशी सिर्फ उससे बेड शेयर नहीं आई थी, हो सकता था वो सच कह रही थी और अब तक यहीं पर हो, उसका इंतजार करती हुई। इतना सोचते हुए अयांश उत्सुकता से घर में दाखिल हुआ। वहाँ घर में अब तक सारे सर्वेंट लौट आए थे और अपने अपने कामों में लग गए थे। उन्हें देखते हुए अयांश खामोशी से आगे बढ़ा और अपने कमरे तक जाती सीढ़ियों पर पहुंच देखा। एक सर्वेंट हाथ में एक बाउल और कुछ और भी चीजें लिए नीचे उतर रहा था। अयांश को देख उसने आदरता से ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। लेकिन उस वक्त अयांश इतनी हड़बड़ी में था कि उसने ना तो उस गुड मॉर्निंग का कोई जवाब दिया और ना ही उसके हाथ में लिए हुए चीजों पर। कमरे तक पहुंच नॉब को घुमाने से पहले वो रुक गया। उसने अपने हांफती सांस को सामान्य किया और फिर दरवाजे को खोल दिया। अंदर कमरे में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके बेड पर ब्लैंकेट अभी भी उसी बेढंगे तरीके से पड़ा हुआ नजर आ रहा था। बेड पर अभी भी वही सिलवटें थी जो उनके साथ सोने का सबूत दे रही थी, लेकिन एकांशी उसे कहीं नजर नहीं आई। बेड पर उसके झुमके और खुशबू के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे अब तक की उसकी उत्सुकता भरी आंखें निराशा में तब्दील हो गई। एक गुप्त दुख उसके दिल में गहराई तक महसूस होने लगा। उसकी सारी उम्मीद एक पल में ही समाप्त हो गई। एक बार फिर उसके मन में एकांशी के प्रति वही गुस्सा, वही नफरत उभरने लगी। उसे लगने लगा कि एकांशी यहाँ सिर्फ उसके साथ हमबिस्तर होने के लिए आई थी। उसका मकसद पूरा होते ही वो यहाँ से चली गई। वो सिर्फ अपने बॉडी के नीड्स को पूरा करना चाहती थी। सारी बातें उसके दिमाग में जैसे बजने लगी थी और वो संज्ञाशून्य सा सोफे पर एक बगल बैठ गया। कुछ 15 मिनट तक लगातार बेड पर देखते रहने के बाद वो उठा। उसने अपने चेहरे पर वही ठंडे एक्सप्रेशन को कायम किया और नीचे लिविंग रूम पहुंचकर अपने केयरटेकर सुरेश से कहा, मेरे कमरे के बेडशीट और उस पर रखे दोनों ब्लैंकेट को उठाकर डस्टबिन में फेंक देना और शाम तक मुझे वो कमरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलना चाहिए। इतना कहते हुए वो आगे बढ़ा और घर के दरवाजे से बाहर निकल गया। अपने कार में बैठ उसने कार का गेट खोला और उसमें से सिगरेट और लाइटर निकाल लिया। सिगरेट जलाने से पहले उसने अपने तबीयत के बारे में जरा भी नहीं सोचा और सिगरेट को अपने मुंह में डालकर एक जोरदार कश खींच लिया। सिगरेट के जहरीले धुएं को अपने शरीर में जाता महसूस कर
उसे कुछ रिलैक्स फील हुआ, जिससे उसने उस सिगरेट के 3-4 कश और खींचा और फिर बचे हुए सिगरेट को खिड़की से बाहर फेंक दिया। सिगरेट फेंकने के बाद वो अपनी कार को स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी उसका नया फोन, जो कि सुबह राघव ने ही उसे दिया था, रिंग करने लगा। अपने फोन को पॉकेट से निकालकर उसने स्क्रीन को देखा। उस पर राजवी का नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देख अयांश ने गुस्से में फोन को पैसेंजर सीट पर फेंक दिया और कार को वापस ऑफिस की तरफ मोड़ दिया। ऑफिस जाने के रास्ते में उसने नोटिस किया कि राजवी ने उसे लगातार 21 बार बिना रुके कॉल किया था। आधे रास्ते पहुंचते पहुंचते ही वो उस फोन के रिंग से इरिटेट हो गया और कार रोक उसने अपने फोन को उठाकर राजवी का कॉल रिसीव कर लिया। वाट, गुस्से भरी आवाज में अयांश चिल्लाया, जिस पर राजवी ने उसे विनम्र भाव से जवाब दिया, तुम भूल गए हो लगता है। अगले हफ्ते हमें जेनस प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन के लिए 6 दिनों के लिए बैंगलोर जाना है और अब तक हमने उसका आधा काम भी खत्म नहीं किया है। तो अगर तुम मेरी इंसल्ट ना करने का वादा करो तो मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ, वरना तुम ही मेरे घर आ जाओ, क्योंकि ऑफिस में तो तुम दूसरे प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय के प्रॉब्लम सुनने बैठ जाते हो। काम में इतनी दिक्कत होती है कि मैं ठीक से सोच ही नहीं पाती। नहीं, तुम्हें मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे घर आऊंगा। ये काम है तो ऑफिस में ही होगा, पार्टी नहीं करनी है हमें। कल मुझसे ऑफिस में आकर मिलो। इससे पहले कि फोन की दूसरी तरफ से राजवी कुछ कह पाती, अयांश ने फोन काट दिया। वो अपने शरीर में अभी भी बढ़ते बुखार को महसूस कर सकता था, जिससे उसने कार को एक मेडिकल स्टोर की तरफ घुमा लिया और वहां से अपने लिए कुछ बुखार की मेडिसिन ले ली। दवा निगलते हुए उसने जब अपने मुंह में पानी डाला तो अचानक ही उसे कल रात का एकांशी का उसे सूप पिलाने की कोशिश धुंधली धुंधली याद आने लगी। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर कल रात की सारी बातें याद करने को कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी साफ याद नहीं आया। इधर एकांशी भी अब तक फ्रेश होकर अपने बेड पर लेट गई थी। रात की नींद अधूरी होने की वजह से और अयांश द्वारा की गई सारी हरकतों से एकांशी इतनी थकी हुई थी कि बेड पर जाते ही उसे नींद आ गई थी। फिर भी उसके चेहरे से उदासी की लकीर एक पल के लिए गायब नहीं हुई। वो जब से आई थी तब से सिर्फ सोई ही हुई थी, ना तो कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था, जिससे अंजलि को उसकी फिक्र सताने लगी और वो धीरे से उसके कमरे के अंदर आ गई। एकांशी को अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ देख अंजलि ने उसे जगाना उचित नहीं समझा और वहां से जाने लगी। तभी उसकी नजर एकांशी के गर्दन पर पड़ी, जिस पर नीले निशान उभरे हुए थे। उस निशान को देखते रहने के 2 मिनट के बाद ही अंजलि समझ गई कि एकांशी पिछली रात में अयांश के साथ ही थी और ये निशान दोनों के प्यार को दर्शा रहे थे, जिससे अंजलि मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गई। कमरे से निकल जब वो सीढ़ियों से उतरने लगी तो उसने महसूस किया कि उसका फोन, जो कि उसने अपने कमर में साड़ी की बीच रखा था, वो वाइब्रेट करने लगा है। फोन को निकालने पर उसने देखा उस पर सुनीता की कॉल आ रही थी। कॉल रिसीव करने से पहले अंजलि के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने एक अजीब सा उगने वाला चेहरा बनाया और फिर कॉल को रिसीव कर अपने कानों से लगाते हुए बोली, जी मिसेज आदित्य, तुम्हें एक काम करने दिया है मैंने और तुमने पिछले 12 दिनों में मुझे एक इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अपने बच्चे के इलाज के लिए तो फौरन इस काम के लिए मान गई थी। अब क्या अपने बच्चे से मोह खत्म हो गया है? तुम नहीं करना चाहती हो ये काम तो मैं तुम्हारे बच्चे को वापस उसी सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करा देती हूँ। आखिर मैं इतने पैसे क्यों वेस्ट करूँ किसी और के बच्चे पर? सुनीता ने ताव भरी आवाज में फोन की दूसरी तरफ से कहा। सुनीता की बात सुनकर अब क्या करेगी अंजलि? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अपने बच्चे के बारे में सुनीता से सुन अंजलि का दिल एकदम से घबराने लगा। उसके चेहरे पर अचानक से जैसे दुख और बेबसी की लकीरें उभर आती है और वो जल्दबाजी में कहती है, नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिएगा। बड़ी मुश्किलों के बाद उसकी तबीयत में कुछ सुधार आया है।
मैं फिर से उसे सरकारी अस्पताल में करने के लिए नहीं छोड़ना चाहती। फैसिलिटी तुम्हें महंगे हॉस्पिटल की चाहिए और काम तुम्हारा लो क्लास है। बताओ मुझे कि इस एक हफ्ते में तुमने उनके बीच क्या नोटिस किया, मोहब्बत या नफरत? सुनीता ने हंसते हुए कहा। कुछ भी नहीं साहब को मैंने अभी देखा तक नहीं है, वो घर नहीं आते। घर में एकांशी मैडम अकेली ही रहती है, अंजलि ने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा और फिर एकांशी के रूम की तरफ देख। कुछ देर मौन रहने के बाद फिर बोली, मैडम भी कभी उनके पास जाने की कोशिश नहीं करती। अपनी बात खत्म कर अंजलि मन में सोचती है कि उसके इस झूठ का असर कहीं उसके बच्चे के इलाज पर ना पड़ने लगे। लेकिन फिर भी वो अयांश और एकांशी के रिश्ते के बारे में सुनीता को कुछ नहीं बताना चाहती थी। एकांशी की उदासी, उसका दुख उसे भी महसूस होता था। भले ही वो उनके रिश्ते के बारे में सब कुछ नहीं जानती थी, पर इतना जरूर समझती थी कि उनके बीच कुछ भी पति पत्नी जैसे नहीं है, और सुनीता यही चाहती थी। अगर वो उसे बताती है कि कल रात एकांशी अयांश से साथ थी, तो वो उसे और भी बुरा काम करने को कहती, और वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जो बाद में उसके लिए बोझ बन जाता। अंजलि की बात खत्म होते ही सुनीता ने संदेह भरी आवाज में पूछा, कल अयांश की तबीयत बिगड़ी थी तो क्या वो उसे देखने नहीं गई थी? नहीं, वो तो अपने रोज के समय से ही घर आ गई थी और आज तो ऑफिस भी नहीं गई, अभी तक सो रही है। आप कहो तो मैं फोटो सेंड कर देती हूँ। सुनीता के सवाल को सुन अंजलि ने झूठ को इस प्रकार दृढ़ता से कहा कि सुनीता को उस पर यकीन हो गया और उसने बिना कोई सवाल किए इतना कहते हुए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया कि तुम्हारे बच्चे का इलाज अपने तरीके से चलता रहेगा, लेकिन तब तक जब तक तुम मुझे सही खबर देती रहोगी। इधर लंदन में नैनिका पूरी रात नहीं सोई, लेकिन सुबह के 6 बजते बजते उसे नींद आने लगी थी। वैसे भी वो अपने पिता से नहीं मिलना चाहती थी, इसलिए उसने सो जाना ही उचित समझा और अपने बेड पर लेटने से पहले उसने अपने कमरे के दरवाजे को लॉक कर लिया, ताकि उसकी बहन जो उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी वो उसे डिस्टर्ब न कर सके। लेकिन अभी वो आधे घंटे ही सोई थी कि तभी उसके कानों में किसी के हंसने बोलने की आवाज सुनाई देने लगी, जिससे वो नींद में होने के बावजूद भी ये आसानी से पहचान गई कि ये आवाज मनवीर की थी और दूसरी आवाज उसकी बहन अलीशा की थी, जो शायद एक दूसरे से ही बात कर रहे थे। कुछ पलों तक आवाज सुनकर यकीन कर लेने के बाद नैनिका उठी और बिना अपने ड्रेस पर ध्यान दिए तेजी से दरवाजे को खोल दिया। उसे ख्याल तक नहीं रहा कि उसने अपने नाइट ड्रेस का ऊपर वाला हिस्सा बेड पर ही छोड़ दिया था और वो एक पतली डोरी घुटने तक की ड्रेस में ही दरवाजे पर खड़ी हो गई। दरवाजा खुलते ही मनवीर, उसका असिस्टेंट निक और अलीशा, जो कि उसके कमरे के बाहर ही बालकनी में खड़े बातें कर रहे थे, आवाज सुन तीनों ही पीछे मुड़ गए। उनके सामने खड़ी नैनिका सवालिया नजरों से उन्हें देख रही थी। उसी पल मनवीर की नजरें भी नैनिका के नाइट सूट से झांकते शरीर पर गई और उसने अपनी हथेली को कसकर मुट्ठी बना ली और कर्कश सी आवाज में कहा, गो इनसाइड इडियट। मनवीर की नजरों को खुद पर गड़ा हुआ देख नैनिका ने ना समझी में खुद के शरीर पर देखा और देखते ही उसके चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। उसने इस पर तुरंत रिएक्ट किया और कमरे में वापस जाने के लिए हड़बड़ाहट में मुड़ी, लेकिन कमरे का दरवाजा पूरा खुला ना होने की वजह से उसका सिर उस दरवाजे के किनारे से टकरा गया और वहां माथे के बीचों बीच एक हल्का कट लग गया, जिस पर हाथ रख नैनिका बिना रुके कमरे के अंदर चली गई और दरवाजे को बंद कर दिया। उसके टकराने से लगी चोट को मनवीर, अलीशा और निक तीनों ने नोटिस किया था, लेकिन उसके दर्द को सिर्फ मनवीर ने ही महसूस किया और उसे बचाने के लिए उसके कदम अनायास ही आगे बढ़ गए। लेकिन अलीशा ने भी तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, ये हमेशा से ऐसी ही है, हम नीचे चलते हैं। मनवीर, जो कि अपने पुराने रिश्ते के बारे में अलीशा को भनक भी नहीं लगने देना चाहता था, चुपचाप उसकी बात मान ली और नीचे जाने से पहले उस बंद दरवाजे को 2 पलों के लिए घूरा। वहीं अंदर आने के बाद नैनिका खुद की गई बेवकूफी पर गिल्ट से भर गई।
उसने अपने आंखों की पलकों को दबाकर बंद किया और एक फुलनेक वाली ड्रेस निकल शॉवर लेने चली गई। कुछ ही समय के बाद नैनिका जब नीचे आई तो देखा मनवीर अभी भी अलीशा के साथ बैठा कुछ फाइलों को घूर रहा था, जिसे देख नैनिका उनकी तरफ देखने तक नहीं गई कि वो क्या कर रहे थे और सीधे नाश्ते की टेबल तक पहुंचकर वहां खड़ी मेड से कहा, मुझे भूख लगी है, नाश्ते में कुछ हल्का है तो मुझे परोस दो। जी मैडम, कहते हुए मेड ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया और किचन की तरफ बढ़ने लगी। नैनिका जो मनवीर और अलीशा को साथ देख मन ही मन कुढ़ती जा रही थी, उसने अपने सामने लगी कुर्सी को खींच लिया और उस पर बैठ कनखी नजरों से उन्हें देखने लगी। वो दोनों किसी टॉपिक पर बातें कर रहे थे जिसमें उसने जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। नाश्ता कर लेने के बाद उसने उसी मेड से अपने कमरे से लैपटॉप को मंगवाया और वहीं बैठे हुए अपने असिस्टेंट के द्वारा भेजे मेल को चेक करने लगी। कुछ मेल्स को पढ़ लेने के बाद उसने अपने फोन को उठा लिया और अपने किसी प्रोजेक्ट के हेड से बात करने लगी। उसका ध्यान पूरी तरह से मनवीर और अलीशा से हट गया था, लेकिन अब मनवीर उसके लगातार बोलने की आवाज को आसानी से सुन पा रहा था। शुरू से ही नैनिका की आवाज कड़ी ही रही थी, जिससे मनवीर को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अलीशा अब अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, जिससे उसने नैनिका से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम बाहर जाकर बात करोगी? तुम्हारी आवाज मुझे डिस्टर्ब कर रही है। अलीशा के चिल्लाने से नैनिका उसकी तरफ मुड़ी। वो इस वक्त बिजी ना होती तो पक्का ही वो अलीशा को इसका जवाब देती, लेकिन उसने इस वक्त कुछ भी नहीं कहा और अपने हाथ से रुकने का इशारा करते हुए वहां से उठकर बाहर की तरफ निकल गई। मनवीर ने कभी भी नैनिका को इस तरह से आसानी से बात मानते हुए नहीं देखा था, जिससे उसे थोड़ी हैरानी हुई और उसने अलीशा के चिल्लाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, उसकी आवाज इतनी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही थी, फिर इतना ओवर रिएक्ट क्यों? बिकॉज आई डोंट लाइक हर, डोंट पे मच अटेंशन टू हर, नैनिका इज नथिंग मोर देन एन इडियट। अलीशा की बात सुन ना जाने क्यों, लेकिन मनवीर को उसका नैनिका को बेवकूफ कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो अपनी जगह से खड़े होते हुए बिना कुछ भी बोले सारी फाइल्स को समेट वहां से चला गया। उसका ये बर्ताव अलीशा को हमेशा की तरह आज भी समझ नहीं आया और उसने गुस्से से खींचते हुए कहा, अगर डैड ने इसके साथ कंपनी कोलैबोरेट नहीं की होती तो मैं इस घमंडी लड़के से कभी शादी नहीं करती। इसे खुश करने के लिए मैं क्या क्या नहीं करती और ये हर बार मुझे एटीट्यूड दिखाकर चला जाता है। बाहर आने पर मनवीर ने देखा नैनिका गार्डन में टहलते हुए फोन पर अभी भी बात कर रही थी। उसका चेहरा किसी चीज को लेकर काफी फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहा था और वो बात करते हुए बार बार अपने बालों को ऊपर समेट रही थी, लेकिन हाथ नीचे करते ही उसके बाल वापस से बिखर कर उसी तरह हो जा रहे थे जैसे वो पहले थे। जब वो उसके साथ रिलेशन में था तब उसने नैनिका के सारे मूड को अच्छे से समझा था और उसे आज भी उसकी हर अदा याद थी, जिससे वो श्योर हो गया कि नैनिका जिससे भी बात कर रही थी वो उसकी बात को समझ नहीं पा रहा था और नैनिका इससे इरिटेट हो चुकी थी। कुछ पलों तक वही खड़े रहने के बाद मनवीर ने देखा नैनिका फोन को कट कर उसे ही देखने लगती है, जिस पर मनवीर चलते हुए उसके करीब जाता है और नैनिका के उलझन से भरी आंखों में देखते हुए कहता है, लगता है अब तुम्हारी बात कोई समझ नहीं पाता। मनवीर के इस बात पर नैनिका मुस्कुरा देती है और उपहास भरे लफ्ज में मनवीर की तरफ ही इशारा करते हुए कहती है, अब लोग तो मुझे पहले भी नहीं समझते थे। तो मनवीर बोला, बड़ी बड़ी बातें करने की आदत तुम्हारी आज भी वैसी ही है। नैनिका ने कहा, तो तुम्हें याद है कि मेरी हर बात कैसी होती थी? मुझे लगा तुम मुझे भूल चुके हो। मनवीर बोला, नहीं, उस पर तो सिर्फ तुम्हारा हक है, तुम भूल जाती हो हर एक एहसास, मैं कभी कुछ नहीं भूलता। फिर नैनिका ने कहा, अगर ऐसा होता तो ये भी कभी नहीं भूलते कि मैं तुम्हारा प्यार थी और प्यार सिर्फ बोलने और जिस्म जोड़ने तक सीमित नहीं होता, उसमें एक दूसरे को समझना भी पड़ता है। ओह, मैं भी कहाँ अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ, एक्सक्यूज मी। इतना कह नैनिका अपने गले के लॉकेट को पकड़ती है
और शून्य भाव के साथ वहाँ से घर के अंदर की तरफ बढ़ जाती है। हाँ, सही कहा, मैंने जो किया था वो गलत किया था। तुम्हारे जैसी सेल्फिश लड़की से प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यू आर सो चीप, मनवीर बिना मुड़े ही बोला। लेकिन नैनिका इस पर कोई प्रतिक्रिया ना देते हुए आगे बढ़ गई। इधर एकांशी के ऑफिस ना आने पर आरोही काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए उसने जुहू के मेंशन जाकर एकांशी को देखने के बारे में सोचा और ऑफिस से सीधे उसके पास ही चली गई। घर आने पर अंजलि ने उसे बताया कि एकांशी सुबह से बस अपने रूम में ही है, वो एक पल के लिए भी बाहर नहीं निकली है। जिसे सुन आरोही को एकांशी की और भी ज्यादा चिंता सताने लगी और वो घबराई हुई सी उसके रूम में चली गई। क्या मनवीर और नैनिका फिर से एक हो पाएंगे? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। रूम में पहुंचने पर आरोही देखती है एकांशी खिड़की के करीब गुमसुम सी खड़ी बाहर की तरफ ही देख रही थी और बार बार अपने हाथ को ऊपर कर चेहरे को भी साफ कर रही थी। उसे पीछे से देखने पर भी आरोही ये आसानी से बता सकती थी कि वो अपने चेहरे से आंसुओं को पोंछ रही थी। कुछ पलों तक एकांशी को देखते रहने के बाद उसे अपनी बात से डिस्टर्ब करते हुए आरोही ने कहा, मिसेस आदित्य। आरोही की आवाज सुन एकांशी उसकी तरफ मुड़ी और फिर उसे एक नजर देख चलते हुए बेड तक आ गई। उसका चेहरा पूरी तरह निराशा में डूबा हुआ था, जिसे देख आरोही ने चिंता भरे स्वर में फिर कहा, मिसेस आदित्य, कल रात आप सर के साथ थी ना? कुछ हुआ था क्या आपके और उनके बीच? वो भी काफी परेशान बैठे हैं ऑफिस में। इनफैक्ट आज तो काफी एम्प्लॉयज ने उनके गुस्से का सामना भी किया है। इतना कहते हुए आरोही एकांशी के करीब आ गई थी और नोटिस करने लगी थी कि एकांशी का चेहरा उदासी और दुख में सराबोर था। क्या अयांश सर ने आपके साथ कुछ किया है? आरोही काफी देर तक एकांशी को ऑब्जर्व करते रहने के बाद गुस्से से बोली। आरोही की बात सुनते हुए एकांशी ने अब भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप से बेड पर करवट लेकर लेट गई। उसकी आंखें आरोही से काफी दूर देख रही थी और अब उसने रोना बंद कर दिया था। अपने पूछे सवाल के जवाब का इंतजार करती आरोही भी अब चुप थी। कमरे में पसरी चुप्पी काफी देर तक जारी रही। तभी आरोही ने सुना एकांशी उससे कुछ कह रही थी, जानती हो आरोही, जब मैं छोटी थी तब फेरीटेल्स की कहानियाँ सुना करती थी और उस पर यकीन भी किया करती थी, लेकिन जब अयांश से शादी हुई तो मेरा सारा यकीन खत्म हो गया और मैंने सोचा कि फेरीटेल्स की कहानियों का ड्रैगन रियल लाइफ में हमेशा जीतता है और कहानियाँ झूठ होती है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि परियों की कहानियाँ हकीकत से ज्यादा सच्ची होती है, इसलिए नहीं क्योंकि वो हमें बताती है कि ड्रैगन मौजूद है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह हमें बताती है कि ड्रैगन्स को भी हराया जा सकता है। उसकी इन बातों का मतलब आरोही को जरा भी समझ नहीं आया, जिससे वो हैरानी और उलझन से एकांशी के सिर की तरफ देखने लगी। एकांशी, जो कि अब तक अपने आप में कहीं खोई हुई थी, अचानक से उठकर बैठ गई और आरोही के हैरान चेहरे की तरफ देख उसकी उलझन को दूर करते हुए फिर कहने लगी, अयांश के लिए मैं कुछ भी तो नहीं हूँ। शायद तुम्हें ये पागलपन लगे, लेकिन एक तरफा प्यार भी रिलेशनशिप होता है। लेकिन वो इंसान आपके प्यार के लायक नहीं है। मुझे तो वो जल्लाद की तरह लगते हैं, कितनी तकलीफ देते हैं वो आपको। एक बात बताइए, आपने उनके साथ शादी करने से इनकार क्यों नहीं किया? आप रिच फैमिली से बिलोंग करती है, आप चाहती तो अपने डैड से कहकर उन पर जबरदस्ती करने का इल्जाम लगवा सकती थी। फिर आपने शादी क्यों की उनसे? आरोही ने एकांशी से पूछा। इल्जाम लगा देती, एकांशी हंसते हुए बोली और फिर अपने आप को गंभीर कर आरोही को खींचकर अपने पास बैठा लिया। जिससे प्यार होता है ना, उनसे जुड़ी हर एक बातों से हमें प्यार हो जाता है। कुछ लोगों के लिए वैलेंटाइन डे मनाकर, गिफ्ट देकर, एक दूसरे को रोज आई लव यू कहना, यही सब प्यार है। लेकिन ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है। प्यार तो वो सागर है जिसे पार करने के लिए उसमें डूबना पड़ता है, अपने आप को खोना पड़ता है। प्यार की डिक्शनरी में मैं नहीं है
और जहाँ मैं होता है वहाँ प्यार हो ही नहीं सकता। और रही बात इल्जाम की, तो क्या वो मुझसे इससे ज्यादा नफरत नहीं करते? जबकि उन्होंने उस रात मेरे साथ जबरदस्ती नहीं किया था। हल्की धुंधली एहसास मुझे अभी भी याद है। जब वो मेरे करीब आए थे, मैंने उनका विरोध नहीं किया था। इनफैक्ट मैं खुद उनके करीब होना चाहती थी और इन सब का ब्लेम मैं उन पर कैसे डाल देती। इतना सुनने के बाद ना तो आरोही ने कुछ बोला और ना ही एकांशी ने ही आगे अपनी बात कही। कमरे में कुछ पलों तक सन्नाटा छा गया। इस सन्नाटे को तोड़ते हुए आखिरी में आरोही ने एकांशी के बिखरे बालों को अपनी उंगलियों से सुलझाते हुए कहा, आप क्यों चाहती है उन्हें इतना ज्यादा कि आपको उनकी दी तकलीफ भी दर्द नहीं दे रहा? अगर मैं उनके दिए तकलीफों का बुरा मानने बैठ गई तो वो मेरे प्यार की तौहीन नहीं हो जाएगी? प्यार कभी कुछ नहीं मांगता और मुझे अपने प्यार के बदले कभी भी अयांश से कुछ भी नहीं चाहिए। प्यार तो हमेशा देता है, या तो खुशियाँ या तकलीफ। मेरी किस्मत में तकलीफ है तो मैं इससे पीछा छुड़ाकर किसी और के पास तो नहीं भाग सकती। एकांशी ने आरोही को जवाब दिया और सोचने लगी कि उसका प्यार कब तक जी सकता था, जबकि वो अच्छे से जानती थी कि अयांश उससे कभी प्यार नहीं करेगा। इस पर भी वो उसे सिर्फ एक खेलने की चीज समझता था। ऊपर से किसी भी वक्त ये सारा खेल खत्म कर सकता था, लेकिन फिर भी जब तक वो उसके साथ थी, वो उसे अपने पूरे दिल से प्यार करना चाहती थी। वो ये अच्छे से समझती थी कि अयांश उससे सिर्फ और सिर्फ नफरत करता है। उसकी नजरों में उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये सभी बातें दिमाग में आने के बाद एकांशी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उसका सिर टेंशन से दुखने जरूर लगा। जब से उसने उसे पहली बार देखा था, तब से एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जब एकांशी ने उसके बारे में नहीं सोचा होगा। असलियत तो ये थी कि अगर अयांश उसे छोड़ देता है, तब भी वो उसे प्यार करना जारी रखेगी। अपने इन सभी ख्यालों से एकांशी तब बाहर निकल आई जब आरोही ने उसे फिर एक सवाल पूछा, तो आज रात अयांश सर यहाँ आएंगे। तुम कभी कोई ऐसा सवाल क्यों नहीं करती जिसका जवाब हो मेरे पास? एकांशी ने कहा, मेरे पास एक सवाल तो है जिसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकती है। आप कहो तो पूछूं? आरोही थोड़ा झिझकते हुए बोली। क्या? एकांशी ने मुस्कुराकर पूछा। कल रात आपने सर को सूप कैसे पिलाया? क्या मेरा आइडिया काम आया? आरोही ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मैंने वही उपाय अपनाया था, लेकिन एक और बात भी मैंने कल रात जान ली। एकांशी इतना कहते हुए चुप हो गई और आरोही के गालों पर धीरे से मारते हुए फिर बोली कि आज के बाद से तुझसे कभी सलाह नहीं लूंगी। एकांशी के जवाब पर आरोही को हंसी आ गई। वो तो पहले से ही जानती थी कि उसका ये उपाय बहुत ही ज्यादा फिल्मी था और एकांशी इसे कभी नहीं अपनाएगी। अपनी हंसी को रोकते हुए उसने एकांशी के मुस्कुराते चेहरे को देखा। जब वो यहाँ आई थी तब एकांशी काफी बुझी बुझी सी थी, लेकिन अब वो कुछ सामान्य लग रही थी, जिससे उसने कहा, आप अब तक की मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और ये आरोही हमेशा आपके साथ रहेगी, चाहे कोई भी हालात क्यों ना हो। एकांशी ने आरोही की बात की गंभीरता को समझते हुए उसे गले से लगा लिया और कहा, आरोही तुम बहुत अच्छी हो, मेरे साथ कोई भी नहीं सिवाय तुम्हारे। मुझे हंसाने के लिए, मेरा दर्द बांटने आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आरोही ने भी एकांशी को पकड़ते हुए कहा। तभी कमरे में अंजलि एकांशी का बैग लिए हुए आ गई और एकांशी के चेहरे को रिलैक्स देखते हुए उसे भी कुछ राहत सी महसूस हुई। उसने एकांशी की तरफ उसका बैग बढ़ाते हुए कहा, मैडम आपका फोन सुबह से काफी बार रिंग कर चुका है। आप सो रही थी तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन फोन पर्स के अंदर है तो मैं निकाल कर रिसीव भी नहीं कर पाई। आप देख लीजिए। बैग लेने से पहले एकांशी ने अंजलि के चेहरे की तरफ देखा और उससे कहा, थैंक यू, आप आरोही को कुछ खिला दीजिए, ऑफिस से सीधे यहाँ आई है तो भूखी होगी। मैं भी अभी नीचे आती हूँ। ओके मैडम, कहते हुए अंजलि बाहर की तरफ जाने लगी। दरवाजे तक पहुंचकर उसे कुछ एहसास हुआ और वो पीछे मुड़ गई। तब उसकी नजर आरोही पर पड़ी, जो बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। मुझे खाना पसंद है,
उसमें कुछ गलत है क्या? आरोही ने मासूमियत से कहा, जिस पर अंजलि मुस्कुरा दी और आगे बढ़ गई। उसके पीछे पीछे आरोही भी कमरे से बाहर निकल गई। इधर एकांशी ने अपने बैग को खोल अपने फोन को निकाला तो पाया कि उसका मेल बॉक्स ऑफिस एम्प्लॉय के मेल से भरा हुआ था और उसके फोन पर उसकी मॉम के साथ साथ डैड ने भी कॉल किया था। कल रात भी जब वो अयांश के लिए सूप गर्म कर रही थी तब भी उसने अपनी माँ की मिस कॉल देखी थी, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ अयांश की हालत को सुधारना चाहती थी, जिससे उसने कॉल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इतने सारे कॉल्स को देख एकांशी का मन घबरा गया और उसने बिना अपने फोन के चार्ज को देखे ही अपनी माँ को कॉल मिला दिया। रिंग होने के मात्र 10 सेकंड बाद ही उसकी माँ ने कॉल को रिसीव किया और उधर से जल्दबाजी में कहा, बेटा एकांशी कैसी हो? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कुछ हुआ है क्या तुम्हें? अपनी माँ की आवाज इतने महीनों बाद सुन एकांशी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और वो बस एक आह भरी आवाज के साथ रो पड़ी। उसकी आंखों से लगातार आंसू उसके गालों तक आने लगे थे और उसकी आवाज रुदने की वजह से निकल भी नहीं पा रही थी। काफी देर तक रोते रहने के बाद एकांशी ने फोन की दूसरी तरफ से भी अपनी माँ की रुआसी हो चुकी आवाज को सुना। बस कर, कितना रोएगी? आप दोनों ने मुझे एक बार भी समझने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या आप दोनों भी अपने बेटी के बारे में नहीं जानते थे? एकांशी ने रूधी हुई आवाज में अपने मन के सवाल को पूछा, जो कि पिछले 2.5 महीने से उसके दिल में ही कहीं दबा हुआ था। एकांशी की माँ, जो कि उसके ऐसे सवाल को अचानक पूछ लेने से कुछ समझ नहीं पाई, उन्होंने अपने मुंह पर चुप्पी साध ली और आगे कुछ भी नहीं बोल पाई, जिससे एकांशी ने फिर उनसे पूछा, हर कोई मुझे गलत समझ गया, लेकिन किसी ने भी मुझसे मेरे हालात नहीं पूछे। क्या एक बेटी और उसकी माँ का रिश्ता इतना कमजोर होता है? बेटा, एकांशी की माँ उसके सिसकने की आवाज सुनते हुए कहती है। तभी एकांशी उन्हें बीच में ही टोक देती है और अपनी बात को पूरा करती है। डैड का तो समझ आता है, उन्होंने कभी अपनी बेटी के साथ वक्त नहीं बिताया, हर वक्त सिर्फ काम ही किया। लेकिन मम्मा, आपने भी मुझे नहीं समझा। आप जानती हैं, 2.5 महीने पहले तक मेरे पास सब कुछ था, सारी खुशियाँ थी, लेकिन आज एकांशी इस पूरी दुनिया में अकेली है। इसका कोई नहीं है सिवाय अकेलेपन के। एकांशी बेटा, हमारी सिचुएशन भी तो समझो। तुम्हारी और अयांश के उस न्यूज स्कैंडल के बाद कितनी बदनामी उठानी पड़ी थी हमें। तुम्हारे डैड को बिजनेस में कितना लॉस हुआ, मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, हॉस्पिटल से कुछ दिन पहले ही तो डिस्चार्ज हुई हूँ। क्या एकांशी के माँ पापा फिर से अपनाएंगे एकांशी को? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अपनी माँ की एक्सप्लेनेशन सुन एकांशी को हंसी आ जाती है और वो एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहती है, सही कहा मम्मा, आप दोनों की परेशानी की वजह तो मैं ही हूँ। तो फिर इतने दिनों बाद अपनी इस परेशानी को कॉल करने का ख्याल कैसे आया आप दोनों को? एकांशी बेटा, अपनी माँ को अपनी बात कहने का मौका ना देते हुए एकांशी तल्खी भरे अंदाज में कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अब बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में। अयांश मुझे बहुत प्यार करते हैं, नहीं आएगी ये परेशानी आप दोनों की जिंदगी में वापस। मेरे इतने बड़े दिन मेरी शादी के लिए तक नहीं रुके थे डैड, भले ही किसी को एहसास ना हो, लेकिन फेरे लेते हुए मैंने सिर्फ अपने डैड को ढूंढा था उस भीड़ में, और आखिरी में मेरी सारी तलाश आंसू बन गई। यहाँ तक कि कन्यादान भी किसी दूसरे ने किया मेरा, जिसे मैं जानती तक नहीं। इतना कहते हुए एकांशी अपने कान से फोन को हटाकर दूर कर देती है और अपने मुंह पर हाथ रख अपने रोने की आवाज को दबाने की कोशिश करने लगती है। उसकी आवाज में इतना दर्द और शिकायत महसूस करते हुए एकांशी की माँ ने कहा, एकांशी मेरा बच्चा, मैंने कभी तुम्हारी परेशानी नहीं समझा। एक के बाद एक सारी घटनाएं होती गई और हमें संभलने तक का वक्त नहीं मिला। हम तेरे पास वो अपनी बात खत्म कर ही रही थी कि तभी उन्होंने सुना कि दूसरी तरफ से फोन रख दिया गया है। ये ऐसा था जैसे एकांशी उनकी बात सुनना ही नहीं चाहती थी।
उसने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए फोन तक कट कर दिया था। एकांशी के अंदर इतना दुख महसूस कर एकांशी की माँ अपने पीछे लगे सोफे पर बैठ गई और उसकी सारी शिकायतों के बारे में सोचने लगी। सच ही तो कह रही थी वो, जिन हालातों में एक बच्चा अपने माता पिता को ढूंढता है, वैसे हालत में उन्होंने अपनी बेटी को अकेला छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उसकी शादी तक नहीं देखी थी। इतने दिनों के बाद सोचते समझते कॉल भी लगाया था। ऐसे में एकांशी का गुस्सा होना, नाराज होना तो जाहिर था, लेकिन इन सब में एकांशी की अयांश के प्यार से रहने वाली बात राहत देने वाली भी थी, जो कि एकांशी ने अपनी माँ से एक अलग अंदाज में फोन पर कही थी। इधर एकांशी अपना रोना खत्म कर फोन को देखती है तो पाती है कि उसका फोन बंद हो गया है, जिससे वो फोन को चार्ज कर अपनी माँ को वापस कॉल करने के ख्याल को अपने दिमाग से निकालकर धीरे से उठकर फोन को चार्जिंग में लगा देती है और खुद बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। अपने चेहरे को पानी से साफ तरीके से धो लेने के बाद वो उसे साफ टॉवल से पोंछती है और अपने बालों को हाथों से ही सहला कर ठीक करती हुई नीचे की तरफ बढ़ जाती है। उधर अयांश जब अपने घर गया तो अपने रूम में जाने से पहले काफी देर तक लिविंग रूम में ही बैठा रहा। ना जाने क्यों, लेकिन उस कमरे में जहां उसने एकांशी को छोड़ दिया था और जहां से एकांशी कब की जा चुकी थी, वहां उसका जाने का दिल नहीं कर रहा था। रह रह के उसे एक यही ख्याल आ रहा था कि एकांशी को उसके साथ सिर्फ सोने तक ही मतलब था। पहले दिन से वो सिर्फ यही करती आई थी और अभी भी वो यही कर रही थी। काफी देर तक सोचते रहने के बाद ही कहीं जाकर उसने अपने मन से सारे ख्यालों को बाहर निकाला और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके कहने पर उसके रूम के बेडशीट को बदल दिया गया था और बाकी बिखरी चीजों को भी उसकी जगह पर संभाल कर रख दिया गया था। कमरे में दाखिल होते ही उसने पूरे कमरे को सरसरी निगाह से देखा। एक सूनापन उसके दिल में उतरने लगा और उसकी आंखें एकदम से ठंडी होती चली गई। उस कमरे का इतना शांत होना उसके दिल को चीरने लगा, जिसे दूर करने के लिए उसने अपने फोन को निकाला और राघव को कॉल लगाते हुए कहा, जुहू के मेंशन जाओ। और वहाँ से इतना कहते हुए अयांश चुप हो गया, जैसे आगे उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। काफी देर तक दोनों तरफ से खामोशी महसूस कर अयांश काफी ज्यादा असहज हो गया और अगले ही पल कॉल को कट कर दिया। कॉल कट होते ही राघव ने अपने कान से फोन को हटा लिया और मन ही मन खुद से कहा, मुझे तो समझ नहीं आता कि एक ही समय में किसी को ना पसंद करना और उसी समय में उसी शख्स के लिए तरसना संभव कैसे है। एक तरफ खुद मिसेज आदित्य के लिए तरसते भी है और दूसरी तरफ उन्हें अपने करीब होने का मौका भी नहीं देते। मेरे समझ से तो परे है ये सब कुछ। इधर अयांश अपने कमरे में खड़ा काफी देर तक अपने फोन को घूरता रहा और फिर उसे बेड पर ही फेंक कर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। शावर लेने के बाद अयांश जब वापस अपने कमरे में लौटा तो देखा कि दरवाजे के करीब उसका केयरटेकर अपने हाथों में खाने से भरी प्लेट लिए खड़ा था, जिसे देख अयांश ने अपने बालों को टॉवल से सुखाते हुए उसे खाने को अंदर रखने का इशारा कर दिया। अयांश के इशारे को समझ वो केयरटेकर अंदर आया। उसने साइड टेबल पर खाने के प्लेट को रखा और फिर जाने से पहले कहा, सर कुछ और भी चाहिए तो आप मुझे आवाज लगा दीजिएगा। ठीक है, अयांश ने जवाब देते हुए टॉवल को सोफे के एक बगल फेंक दिया और मुड़कर खाने की प्लेट तक जाने लगा। लेकिन प्लेट को उठाने से पहले उसके हाथ हवा में ही रुक गए और उसकी आंखें प्लेट के बगल में रखे एक इयरिंग पर ही गड़ गई। उस इयरिंग को देख अयांश को याद आ गया कि उसने इसे एकांशी के कानों में ही देखा था, जो कि शायद इंटीमेट होते हुए उसके कान से बेड पर ही रह गया होगा और उसके सर्वेंट ने रूम को साफ करने के दौरान उसे यहाँ टेबल पर रख दिया होगा। एक पल में उसके आंखों के आगे सब कुछ तस्वीर की तरह उभर आया और उसके चेहरे पर गुस्से की रेखाएं साफ नजर आने लगी। इंटीमेसी के तुरंत बाद ही वो घर से चली गई थी। ये बात अयांश को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, जैसे वो यहाँ सिर्फ वही करने के लिए ही रुकी थी। एक बार फिर गुस्से से उसकी सांसें तेज हो गई और उसने उस इयरिंग को उठाकर बालकनी की तरफ फेंक दिया। खाना खा लेने के बाद अयांश बेड पर लेट चुका था। उसकी नजर बालकनी के एंट्रेंस पर पड़ी। इयरिंग वहीं पर ही बंधी हुई थी।
इस बात को वो भी समझ नहीं सका कि क्यों वो उठकर उस इयरिंग को वहाँ से उठा लेना चाहता था। इयरिंग को उठाने से पहले उसने काफी देर तक कुछ सोचा और जब वो इयरिंग लेकर वापस बेड पर आया तो उसने उस इयरिंग को साइड टेबल के ड्रॉर में रख दिया और नींद में जाने से पहले एट तक अपने दूसरे तरफ के खाली बेड को घूरता रहा। इधर लंदन में अभी दोपहर का वक्त हो रहा था और नैनिका सुबह से ही अपने ऑनलाइन मीटिंग में बिजी थी, जिससे जब वो फ्री हुई तो उसने अपने इरिटेशन को दूर किया और अपने डैड से मिलने के लिए उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने रूम के दरवाजे को खटखटाया और हल्के खुले दरवाजे से अंदर की तरफ देखा। वहां सिर्फ अंकिता, उसकी स्टेप मदर, जिससे उसने कहा, माफ कीजिएगा, डैड कहाँ है? अंदर आओ ना बेटा, नैनिका की स्टेप मदर ने कहा। मैंने डैड के बारे में पूछा है, नैनिका ने तुनकते हुए कहा। अंकिता को नैनिका का यूं बात करना अच्छा नहीं लगा, फिर भी उन्होंने खुद को शांत रखते हुए कहा, वो तो अभी ऑफिस चले गए हैं, तुम्हें मिलने गए थे पर तुम मीटिंग में थी, इसलिए ऑफिस के लिए निकल गए। तुम मेरे पास बैठ सकती हो, हम अलीशा के वेडिंग डेस्टिनेशन देख रहे हैं। अलीशा की शादी हो रही है, नैनिका ने मुस्कुराकर एक अजीब से टोन में कहा, जिस पर अंदर बैठी अलीशा उठकर दरवाजे तक आ गई और नैनिका को घूरते हुए कहने लगी, इसमें इस तरह मुस्कुराने की क्या बात है? क्या ये अनोखी बात है? बात तो अनोखी नहीं है, लेकिन ना जाने वो कौन होगा जिसने तुमसे शादी के लिए हाँ कहा होगा। क्या वो तुम्हें नहीं जानता? नैनिका ने अलीशा के बातों का उपहास करते हुए कहा। नैनिका के द्वारा खुद का मजाक बनाते देख अलीशा को गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाकर कहती है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। खैर छोड़ो, कहते हुए नैनिका जाने के लिए मुड़ी। तभी अलीशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी पकड़ को कसते हुए गुस्से से कहा, घर में कई दफा मेरा फ्योसे मौजूद होता है, इसलिए जब अपने कमरे से बाहर निकलो तो खुद के जिस्म को ढक लेना। सुबह की तरफ किसी भी तरह बाहर मत आ जाना। ये घर तुम्हारा नहीं है जहाँ तुम बिना कपड़ों के भी घूम सकती हो। आज मैंने टॉलरेट कर लिया, लेकिन आगे से नहीं करूँगी। अलीशा की बात को सुनते हुए नैनिका के दिमाग में उसके मंगेतर के तौर पर जो पहला नाम आया वो मनवीर का था, क्योंकि सुबह कमरे के बाहर मनवीर ही तो था और इस वक्त अलीशा उसे ही तो चिन्हित कर रही थी। ये सारी बातें उसके दिल को उदास और दिमाग को ब्लॉक करने लगी। तभी उसने महसूस किया कि अलीशा उसके हाथ को और भी अधिक जोर के साथ दबाने लगी है, जिससे उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, लीव माय हैंड। नैनिका ने अपने हाथ को झटका और फिर अलीशा से संदेह भरे अल्फाज में पूछा, क्या कमरे के बाहर खड़ा शख्स ही तुम्हारा मंगेतर था? नैनिका के आंखों में आंसू देख अलीशा के चेहरे पर हिकारत भरी मुस्कान तैर गई और उसने तल्खी से कहा, आंसू क्यों? क्या तुम उसे अपना बनाने का ख्वाब देख चुकी थी? ओह, कहीं इसी वजह से ही तो सुबह। नैनिका इसके आगे सुन भी नहीं सकी कि वो क्या कह रही थी। उसका दिमाग इस वक्त बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और चेहरा बिल्कुल शून्य भाव नजर आने लगा था, जिससे वो खुद को वहां और अधिक नहीं रोक पाई और दौड़ते हुए अपने रूम में चली गई। इधर दूसरे दिन भी एकांशी ऑफिस नहीं जाना चाहती थी और इसकी एकमात्र वजह अयांश ही था, लेकिन आरोही सुबह सुबह ही घर आ गई थी और एकांशी को समझाने लगी थी कि आज आपको ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। मिस राजवी के साथ आज सर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं। आरोही कह ही रही होती है कि तभी एकांशी थोड़ा उबते हुए कहती है, उस प्रोजेक्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो उस पर कोई काम भी नहीं किया है। इस साल के 2 प्रोजेक्ट सर के लिए सबसे ज्यादा खास है, एक सिंगापुर वाली और एक ये जैनस प्रोजेक्ट, और अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो इस साल की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट जैनस ही होने वाली है। आपको पता है पिछले 2 सालों से सर इस प्रोजेक्ट के लिए मिसेस सेन से मिल रहे हैं, पर हर बार वो कोई ना कोई नुक्स निकाल कर इसे रोक देती है। कुछ भी बनाओ उन्हें कभी पसंद नहीं आता, आरोही ने कहा। तो मुझे क्यों बता रही है? मेरे पास तो सारे छोटे प्रोजेक्ट्स ही है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के आसपास भी कोई मुझे भटकने नहीं देगा, और वैसे भी मैं घर से काम कर लूंगी। तू जा ऑफिस और कोई काम पड़े तो मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगी।
एकांशी ने हमेशा की तरह अपनी स्वीट वॉइस में कहा। क्या एकांशी का ऑफिस ना जाना अयांश को दिलाएगा गुस्सा? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। मुझे क्यों बता रही है? मेरे पास तो सारे छोटे प्रोजेक्ट्स ही है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के आसपास भी कोई मुझे भटकने नहीं देगा, और वैसे भी मैं घर से काम कर लूंगी। तू जा ऑफिस और कोई काम पड़े तो मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगी। एकांशी ने हमेशा की तरह अपनी स्वीट वॉइस में कहा। वही तो मिसेज आदित्य सर ने सुबह ही कॉल कर मुझसे कहा कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि आपको इस प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन रेडी करने में उपस्थित रहना है, इसलिए आज आपको ऑफिस जाना ही पड़ेगा, आरोही ने उत्सुकता से कहा। अयांश चाहता था कि वो ऑफिस आए, लेकिन क्यों? वो तो उससे बेइंतहा नफरत करता था, उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता था। फिर वो क्यों चाहता था कि वो इस साल के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन को तैयार करने में मौजूद रहे? क्या वो फिर से उसकी बॉडी की कीमत लगाने वाला था? क्या वो फिर से वो सब कुछ कहने वाला था जो उसने पहले भी कहकर उसका दिल दुखा दिया था? ये सारे सवाल एकांशी के मन में एक ही सेकंड में घूम गए और उसने अपने कबर्ड में ही हाथ रोक दिया। जिस पर आरोही ने फिर कहा, मुझे लगता है वो आपको प्रोजेक्ट हेड बनाना चाहते हैं। आपको पता है, इससे आपका नाम भी बिजनेस इंडस्ट्री में अयांश सर जितना ही हो जाएगा। मुझे किसी तरह की नाम की कोई ललक नहीं है, मुझे कभी अयांश जितना ऊंचा नहीं होना। एकांशी ने अपने कपड़े निकाल कर कहा और आरोही को एक नजर देख बाथरूम की तरफ बढ़ गई। तभी आरोही ने उसे टोकते हुए कहा, तो क्या आप ऑफिस नहीं जाएंगी? एकांशी ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप से बाथरूम के अंदर चली गई। आरोही जो कि बेड पर बैठ चुकी थी, उसे एकांशी के इस चुप्पी में कोई जवाब नहीं मिला, जिससे वो वही बैठी एकांशी के बाहर आने का इंतजार करने लगी। लगभग 15 मिनट तक इंतजार करने के बाद एकांशी जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली, आरोही ने तपाक से फिर पूछा, तो क्या आप ऑफिस नहीं जाना चाहती? आरोही का अभी भी वही सवाल सुन एकांशी ने काफी देर तक सोचा और फिर हाँ ने सिर हिलाते हुए कहा, चल रही हूँ। ठीक है, मैं कार में आपका इंतजार करती हूँ, आप प्लीज जल्दी नीचे आ जाना, वैसे भी हम लेट है। कहते हुए आरोही बेड से उठी। उसने टेबल से अपना बैग और एकांशी की कुछ फाइल्स लिया और जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। आरोही के जाते ही एकांशी ने अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाया और अपने चेहरे पर हल्का मेकअप भी कर लिया। कमरे से निकलने से पहले उसने अयांश के दिए हुए सभी निशानों को अपने कपड़ों से पूरी तरह ढक भी लिया, ताकि ऑफिस में कोई उसे ऐसे ना देख सके। नीचे पहुंचकर उसने अंजलि से घर का ख्याल रखने को कहा और खुद बिना नाश्ता किए ही घर के बाहर निकल गई। कल की तरह आज वो उतनी बुझी हुई नहीं लग रही थी। कहीं ना कहीं वो ये बात अच्छे से जानती थी कि आज अयांश ने उसे ऑफिस सिर्फ उसकी कीमत लगाने के लिए ही बुलाया है। लेकिन अब उसे कुछ खास डर नहीं लग रहा था। वो पहले भी ये सारी चीजें झेल चुकी थी और अब उसे अयांश के इस बिहेवियर से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। खुद को इन सब के लिए स्ट्रॉन्ग बनाते हुए एकांशी पूरे रास्ते सिर्फ यही सब सोच रही थी, जिससे कार रुकने पर भी उसे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। मिसेस आदित्य, हम पहुंच गए, आरोही ने फ्रंट मिरर में एकांशी को स्थिर बैठे देख कहा। आरोही की आवाज आते ही एकांशी अपने ख्यालों से बाहर निकल आई और लगभग 2 मिनट तक आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनी के ऑफिस बिल्डिंग को घूरती रही। चलिए, आरोही ने एकांशी को शांत बैठा देख कार का दरवाजा खोल कहा और एकांशी को देखने लगी। हम एकांशी ने जवाब दिया और कार से बाहर निकलकर सीधे ऑफिस के एंट्रेंस की तरफ बढ़ गई। आरोही एकांशी का बैग और फाइल्स लेकर उसके पीछे चल ही रही थी कि तभी उसकी नजर दूर अपने कार में बैठे नक्श पर पड़ गई। उसे देखते ही आरोही के कदम एकदम से ठिठक गए और उसे एक पल में ही नक्श और उसका अचानक हुआ किस याद आ गया। उस दिन के किस के बाद आरोही जल्दी से नक्श को छोड़कर घर से बाहर निकल गई थी और उसके बाद उसने कभी उसका सामना किया ही नहीं था। लेकिन आज उसे अचानक यहाँ मुंबई में देख उसका चेहरा शर्म से गुलाबी होने लगा था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ से कैसे भागे, क्योंकि नक्श यहाँ था। इसका मतलब था कि वो जरूर ऑफिस के किसी काम से आया होगा और ऑफिस में उन दोनों का आमना सामना भी हो सकता था। इस ख्याल से आरोही ने फाइल्स को उठाकर अपने चेहरे को छुपा लिया और तेजी से दौड़ते हुए ऑफिस के अंदर चली गई। अंदर पहुंचकर उसने अपने चेहरे पर दुपट्टे को इस तरह से बांध लिया कि उसकी आंखों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उधर अयांश ने एकांशी को ऑफिस किसी तरह की कीमत लगाने या बुरी तरह बात करने के इरादे से नहीं बुलाया था, बल्कि अपने कल सुबह के बिहेवियर के बाद एकांशी को एक नजर देख उसकी हालत के बारे में जान लेना चाहता था। और यही वजह भी थी कि उसने आरोही को कॉल कर एकांशी को ऑफिस ले आने को कहा था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ना जाने एकांशी कब ऑफिस आती और कब वो उसे देख पाता। ऊपर से उसे कल बैंगलोर भी 4-5 दिन के लिए जाना था और अगर वो उसे बिना देखे ही चला जाता तो वहाँ एक पल भी उसके बारे में सोचे बिना नहीं बिता पाता। इसलिए सुबह से ही एकांशी की राह देखते अयांश के दिल को तसल्ली तब मिल ही गई जब उसने अपने केबिन के सामने से एकांशी को गुजरते देखा। एकांशी को देख एक राहत जो पिछले 24 घंटे से गायब थी, वो अयांश के दिल में उतर आई और उसने एक लंबी सांस खींचते हुए अपने सिर को चेयर पर टिका लिया। अयांश के चेहरे पर कल से ही जो टेंशन की रेखा थी उसे सुकून में बदलता देख राघव, जो कि सामने ही खड़ा था, उसने पूछा, सर क्या अब सब ठीक है? हाँ, राजवी को कॉल करो और पता करो कि वो कहाँ है, अयांश ने सपाट भाव से कहा। तभी केबिन का दरवाजा खुला और सामने रेड फिगर टॉप जिसके ऊपर एक जैकेट और लोवेस्ट जीन्स में खड़ी राजवी ने उत्साह से कहा, लो मैं एकदम वक्त पर आ गई। राजवी के दिल में इस प्रोजेक्ट से काफी सारी उम्मीद बन गई थी। शायद इसकी एक बड़ी वजह उसका प्यार अयांश था, क्योंकि वो समझती थी कि इस प्रोजेक्ट को बनाने से लेकर प्रेजेंट करने में वो और अयांश अकेले होंगे। उनके बीच कोई नहीं होगा डिस्टर्ब करने के लिए, खुद उसकी वाइफ भी नहीं। इतना सोचते हुए राजवी अंदर आकर अयांश की सामने वाले कुर्सी पर बैठ गई और मुस्कुराते हुए अयांश को एक लालसा के साथ देखने लगी। कॉल? हाँ, अयांश ने जल्दबाजी में राघव से कहा, जिस पर राघव मुस्कुराया और सब कुछ जानते हुए भी पूछा, मैं समझा नहीं किसे सर? मिस राजवी तो पहले ही आ गई है। राघव के इस सवाल पर अयांश ने अपनी आंखों की पलकों को उठाया और घूरते हुए कर्कश स्वर में कहा, क्या ये तुम्हें सच में समझ नहीं आया? नो सर, क्या आप किसी और को भी बुलाना चाहते हैं? राघव ने निडर भाव से कहा। तभी राजवी बीच में पड़ते हुए बोली, हाँ अयांश, प्रेजेंटेशन तो हम दोनों को ही तैयार करना है ना, फिर तुम किसे बुला रहे हो? दोनों के सवाल से अयांश का मन बिल्कुल चिढ़ सा गया और वो अपनी असहजता छुपाते हुए अपनी जगह से खुद ही उठकर केबिन के बाहर निकल जाता है। केबिन के बाहर निकल अयांश एकांशी के केबिन की ओर बढ़ने से पहले काफी देर तक पॉकेट में हाथ डाले कुछ सोचता रहा और फिर एकांशी के केबिन तक पहुंच उसके दरवाजे को खोलने से पहले ही खुद को रोक लेता है। ना जाने क्यों, लेकिन उसे इस वक्त जितना एकांशी को देखने का दिल कर रहा होता है उतना ही उससे दूर रहने का मन भी हो रहा होता है। खुद को रोक लेने के बाद अयांश वापस अपने केबिन की ओर मुड़ जाता है और अपने फोन को निकालकर आरोही के पास कॉल डायल कर देता है। कॉल रिसीव करते ही आरोही हंफती आवाज में कहती है, जी सर, मिसेज आदित्य से कहो कि मेरे केबिन में आए। ओके, आरोही कह ही रही होती है कि अयांश फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और वापस अपने केबिन के अंदर आकर चेयर पर बैठ जाता है। तो सर, क्या अपने मिसेज आदित्य को यहाँ आने के लिए कह दिया? राघव लापरवाही से पूछ लेता है और सवाल पूछने के 2 सेकंड बाद ही अपने दांत से जीभ को काटते हुए अयांश के चेहरे की ओर देखने के लिए खुद को तैयार करता है। अयांश, जो कि राघव की हरकतों को अच्छे से समझ चुका होता है, उसे घूरने लगता है और गुस्से भरी निगाहों से उसे अगली बार ऐसी हरकत न करने की चेतावनी दे देता है। इधर दूसरी तरफ राजवी मिसेज आदित्य शब्द सुनकर ये समझ गई होती है कि अयांश उस वक्त एकांशी को यहाँ बुलाने के लिए कह रहा था, जिससे एक गुस्सा और नाराजगी उसकी आंखों में उभर आता है और वो खींचते हुए कहती है,
तुम एकांशी को यहाँ क्यों बुला रहे हो? वो तो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा भी नहीं है, फिर उसे यहाँ बुलाने का क्या मकसद है? राजवी की बात सुनते हुए अयांश बिना कोई जवाब दिए उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और खामोशी से केबिन के दरवाजे की तरफ ही देखने लगता है। उसकी आंखों में इंतजार और तलाश की भावना साफ झलक रही थी, जिसे नोटिस करते हुए राजवी का दिल गुस्से और एकांशी के लिए नफरत से भरने लगा था। लेकिन वो अयांश के नेचर से अच्छी तरह वाकिफ थी और वो ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती थी जिसके बाद उसे अयांश की बेइज्जती झेलनी पड़े। केबिन का दरवाजा एक बार फिर खुलता है और एकांशी अपनी नजरें नीचे किए थोड़ी सहमी सी अंदर आ जाती है। उसके बगल में आरोही अपने चेहरे को दुपट्टे से कवर किए हुए खड़ी होती है। अयांश अपने चेहरे पर सामान्य भाव लिए अपलक एकांशी को ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व करता है और राघव से उसे बैठाने का इशारा कर देता है, जिस पर राघव तेजी से भाग कर जाता है और एकांशी को अयांश के सामने रखी चेयर पर बैठने को कह देता है। राघव के कहने पर एकांशी धीमे से थैंक यू कहती है और बिना जल्दबाजी किए धीरे धीरे आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ जाती है। इन सभी क्षणों में एकांशी एक बार भी अपनी नजरें नहीं उठाती और ये सब कुछ अयांश चुपचाप बैठे नोटिस करता रहता है। उस सन्नाटे में एकांशी जहां घबराहट और डर महसूस कर रही होती है, वहीं अयांश की आंखें लगातार ठंडी होती जाती है। एकांशी का उसे ना देखना उसे अखरने लगता है और मन ही मन वो कुछ खींच सा जाता है। वहीं राजवी को अयांश का एकांशी की तरफ एकटक देखना बिल्कुल भी सहन नहीं होता, जिससे वो अयांश के ध्यान में खलल डालते हुए कहती है, तो क्या एकांशी भी इसका हिस्सा होगी? आई मीन इस प्रोजेक्ट का? राजवी की बात पर ध्यान देते हुए अयांश अपनी चुप्पी तोड़ता है और गंभीरता से जवाब देता है, मैंने प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव करने का सोचा है। अब से प्रोजेक्ट को लीड एकांशी करेंगी। इस प्रोजेक्ट की हेड अब से मैं नहीं एकांशी होगी। ये सुनने के बाद अब राजवी क्या करेगी, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।